एपिसोड 81। भगवान दास मेहरा के ऑफिस में कोहराम मचा हुआ था। भगवान दास गुस्से में अपने केबिन की चीजें खुद ही तोड़ फोड़ रहे थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आज तक जो लोग उनके लिए काम करते थे आज उनको ही धक्का मारकर उनसे पैसे निकलवा कर ले गए। इतने सालों में वो इन्हीं गुंडों का इस्तेमाल करके इल्लीगल तरीके से लोगों की जमीन पर कब्जा और पैसे हथियाने का काम कर रहे थे। आज भगवान दास इतने मजबूर थे कि उनको ना सिर्फ इन गुंडों का पैसा देना पड़ा बल्कि लाइफ टाइम कंपनसेशन भी देना पड़ गया। भगवान दास अपने केबिन में घायल शेर की तरह इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे। तभी उनके केबिन का दरवाजा खुला और उनका मैनेजर डरता हुआ केबिन में एंटर करने लगा। भगवान दास गुस्से में उस पर चिल्लाए, क्या पता कि क्यों आए हो? मैनेजर ने डरते हुए कहा, सर बस्ती के लोग फिर से आ गए, उन सब ने फिर से ऑफिस का रास्ता जाम कर दिया है। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। भगवान दास अब बिल्कुल ही अपने आपे से बाहर होकर चीखे, तो लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? अपने सारे आदमी इकट्ठा करो, डंडे निकालो, लोहे के सरिये निकालो, बाहर जाकर उन लोगों का सिर फोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो, हालत वो कर दो कि जिंदगी भर उठने के लायक न रहे। इन बस्ती वालों को पता चलना चाहिए कि भगवान दास को धमकाने का नतीजा क्या होता है। मैनेजर आंखें फाड़े भगवान दास की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे भगवान दास कोई पागल हो। उसे ऐसे घूरता देख भगवान दास ने भड़क कर मैनेजर को पूछा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? समझ नहीं आया मैंने जो कहा? जाओ जाकर सबक सिखाओ उनको। भगवान दास का रौद्र रूप देखकर मैनेजर बिना कुछ बोले उनके केबिन से बाहर तो चला गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि भगवान दास पागल हो चुका है। बिना कुछ सोचे पागल कुत्ते के जैसे बस भौंके जा रहा है। हम लोग क्या कोई गुंडे मवाली हैं जो बस्ती वालों से जाकर हाथापाई करेंगे? मैनेजर ने हॉल में जाकर सारे एम्प्लॉइज को भगवान दास का ऑर्डर सुनाया। सब उसकी बात सुनकर शॉक रह गए। उनमें से एक बोला, बॉस पागल हो गया है, हम लोग क्या लड़ने जाएंगे उनसे डंडे उठाकर? हाँ? दूसरे ने कहा, दिमाग थोड़ी खराब है हमारा, हम जाकर सांप के बिल में हाथ डालेंगे। याद नहीं कि लाला भाई का क्या अंत हुआ था? उसके आदमियों की हालत तो आज सुबह ही देखी हमने, कैसे हाथ पैर टूटे पड़े थे सबके। मुझे अपने हाथ पैर तोड़वाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तीसरे ने कहा, नहीं जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। फिर किसी ने कहा, ना समझ में आने वाली इसमें ऐसी कौन सी बात है, जिंदा रहेंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। इस पागल के यहाँ अब नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है, इसकी कंपनी तो डूबेगी ही डूबेगी, ये एक फ्रॉड है। दूसरा अपने कर्मचारियों को जानवरों से भी बदतर समझता है, इसके यहाँ काम नहीं करूंगा मैं। ये क्या नौकरी से निकालेगा, मैं खुद नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। वहां पर खड़े जितने भी एम्प्लॉइज थे सब भगवान दास से पहले से ही त्रस्त थे। एक की शुरुआत करने की देर थी, बस एक एक करके सबने हाँ में हाँ मिलाई और सबने एक साथ नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया। उन लोगों ने अपने अपने डेस्क पर अपना सामान समेटना शुरू किया और मैनेजर को कहा, जाकर उस भगवान दास को बोल दो कि हम लोग उसकी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। उसके ये पागलों वाले ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। मेरा एंड सन्स रियल एस्टेट कंपनी अब सीरियस ट्रबल में थी। जिन गुंडों को हायर करके उसने अपना वर्चस्व कायम किया था वो सब उसे छोड़कर कार्तिक से जा मिले थे। बस्ती वालों ने भी पूरा ऑफिस घेर कर तोड़फोड़ मचा रखी थी और कंपनी के सारे कर्मचारी काम छोड़कर जा रहे थे। भगवान दास की हालत पिंजरे में बंद चूहे के जैसी हो गई थी। उसके पास ना काम करवाने के लिए कई लोग थे, उसके पास ना तो काम करवाने के लिए लोग थे और ना ही कोई पावर बची थी। हीना भगवान दास के ऑफिस के बाहर गाड़ी में बैठी ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने कार्तिक को फोन करके कहा, सर अब सब सॉर्ट हो गया, जैसा आपने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कार्तिक हीना की बात पर मुस्कुरा दिया। दरअसल ये सब कुछ कार्तिक की ही प्लानिंग थी। कार्तिक ने जानबूझकर बस्ती के लोगों के घर इतने हाई प्राइस से खरीदे थे ताकि बचे हुए लोग भगवान दास के खिलाफ मोर्चा खोल दें। हीना को कार्तिक ने लाला भाई के आदमियों के पास हॉस्पिटल भी इसीलिए भेजा था ताकि लाला के आदमियों को अपनी तरफ मिला ले। फिर कार्तिक ने ही उन्हें भगवान दास के ऑफिस भेजा था कि वो जाकर सबको बताएं कि किस तरह से लाला भाई के लोगों को भगवान दास ने मुसीबत में अकेला छोड़ दिया है। जिन लोगों ने वफादारी से 10 साल से भी ज्यादा उसके लिए काम किया था
भगवान दास तो उनका भी सगा नहीं हो सका। कार्तिक चाहता था कि भगवान दास के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब देखें कि ये किस हद तक गिरा हुआ आदमी है और उसका काम छोड़कर भाग जाए। भगवान दास के ऑफिस में अब ठीक यही हो रहा था। कार्तिक ने उसकी कंपनी में इतनी खलबली मचा दी थी कि सब उसको छोड़ कर जा रहे थे। जब हीना का फोन आया तब कार्तिक डमरू के साथ घर की तरफ जा रहा था। कार्तिक ने डमरू को कहा, अभी घर नहीं जाएंगे, ऐसा करो भगवान दास के ऑफिस की तरफ गाड़ी ले लो। डमरू ने हैरान होते हुए पूछा, इस समय वहां क्या करना है? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, भगवान दास को लात मारकर बाहर निकलना है और तुम्हें वहां का किंग बनाना है, बस यही छोटा सा काम है, चलो। डमरू ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखकर कहा, क्या भाई तू हमेशा मजाक के मूड में रहता है? भगवान दास कोई रसगुल्ला है जो तुम जाओगे, गप से खाओगे, डकार लोगे और बात खत्म? कार्तिक ने उस पर हंसते हुए कहा, रसगुल्ला नहीं है, सड़क पर मरा हुआ चूहा है। उसे उस कंपनी से नहीं निकालेंगे तो प्लेग फैल जाएगा। उस कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग भूखे मर जाएंगे। डमरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक क्या रहा है। कार्तिक ने डमरू को कंफ्यूज देखकर कहा, यार तुम अपना दिमाग मत चलाओ, अब बस गाड़ी भगवान दास के ऑफिस ले लो। उधर भगवान दास ने खुद को अपने ऑफिस में लॉक कर लिया था। बाहर बस्ती वाले तोड़फोड़ मचा रहे थे, उसके आदमी काम छोड़कर जा रहे थे। बस्ती वाले ऑफिस के दरवाजे पीटते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भगवान दास बाहर निकल, हमारे मकानों के कागज वापस कर, बस्ती की तोड़फोड़ का हर्जाना दे। बस्ती वाले अब तो जैसे चौड़े हो गए थे। जहां पहले उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, अब तो भगवान दास से हर नुकसान का कंपनसेशन मांग रहे थे। भगवान दास अंदर से अपने केबिन में गुस्से में बड़बड़ा रहा था, तुम लोगों को जिंदा जलवाऊंगा, कोई भी तुम में से जिंदा नहीं बचेगा। तुम लोगों को लग रहा है कि तुम ये सब करके बच जाओगे? ऐसी हालत करूंगा ना कि ना जिंदे रहोगे और ना मर पाओगे। अभी मेरा वक्त ठीक नहीं है तो तुम सब चौड़े हो रहे हो। भगवान दास अपने ऑफिस के अंदर बैठा चाहे कितना भी बड़बड़ा ले, पर इतनी अक्ल उसमें भी थी कि वो बाहर निकलेगा तो बस्ती वाले उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद बाहर से आने वाला शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। भगवान दास हैरानी से कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग चले गए क्या। उसको बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर झांका। दरवाजे के बाहर जो खड़ा था उसको देखकर भगवान दास को जैसे शॉक लग गया। दरवाजे के बाहर कार्तिक खड़ा था। कार्तिक ने भगवान दास को देखते ही कहा, हेलो मिस्टर मेहरा, दुनिया कितनी छोटी है, इतनी जल्दी हम लोग दोबारा मिल रहे हैं, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? कार्तिक को देखते ही भगवान दास के मुंह में जोर से दर्द उठा। उसे याद आया कि किस तरह इस आदमी की लेडी बॉडीगार्ड ने उसका जबड़ा तोड़ा था। वो कार्तिक को देखकर अंदर तक सिहर उठा। सदमे की हालत में उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक ने भगवान दास को कहा, बिना मतलब तो दुनिया में मैं कहीं नहीं जाता, कुछ काम है तभी तो यहाँ आया हूँ। भगवान दास ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, तुम्हें जो भी काम है अभी मेरे पास सुनने का वक्त नहीं है, फिर किसी दिन आना, चलते बढ़ो यहाँ से। कहकर भगवान दास ने दरवाजा कार्तिक के मुंह पर बंद किया। अगले ही पल दरवाजे पर एक तेज लात पड़ी, दरवाजा भड़काकर टूट गया। लात मारने वाला कोई और नहीं, हीना थी। अब हीना फिर से भगवान दास के सामने खड़ी थी और हीना को देखकर भगवान दास सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। पर भगवान दास की ढीठता की भी हद थी। वो कार्तिक की तरफ देखकर बोला, तो फिर अपने चमचे चमचियों को लेकर मुझसे भिड़ने आ गया? आज मैं अकेला हूं तो तू चौड़ा हो रहा है। ये मत समझना कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। अगर तेरे आदमियों ने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक उसका ओवर कॉन्फिडेंस देखकर हंस दिया और बोला, तुम्हारे से बुरा कोई और है भी नहीं भगवान दास, मानना पड़ेगा तुम्हारा जिगर बड़ा कमाल का है। मौत के मुंह में खड़े हो फिर भी पटर पटर जबान चल रही है। बाय द वे, नए दांतों की बधाई हो, बहुत चमक रहे। पर अगर बकवास बंद नहीं की तो ये नए दांत भी अगले रियल एस्टेट कंपनी आज से मेरी है। साइन करो, निकल जाओ यहाँ से।
भगवान दास को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। ये कंपनी उसने अपने बलबूते पर खुद खड़ी की थी। मेजर शेयर होल्डर वो खुद था। बाकी शेयर होल्डर्स के साथ उसकी कोई कहासुनी भी नहीं थी। भगवान दास ने झटपट वो कागज उठाए और तेजी से पन्ने पलटने लगा। भगवान दास को सदमे पर सदमे लग रहे थे। उनके सारे शेयर होल्डर्स ने अपना हिस्सा कार्तिक के नाम कर दिया था। भगवान दास ने गुस्से में पागल होते हुए कागज वापस टेबल पर फेंकते हुए कहा, कंपनी का मेजर शेयर होल्डर अभी भी मैं हूँ। मैं ये कंपनी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। मैंने जिंदगी भर खून पसीना बहाकर इस कंपनी को खड़ा किया है। तुम चाहे मेरी जान ले लो, पर ये कंपनी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। भगवान दास की इस बात पर कार्तिक क्रूएलिटी के साथ हंसते हुए बोला, अभी तुम मेरी शख्सियत से वाकिफ नहीं हो। कार्तिक मित्तल नाम है मेरा। मुझे दुनिया में जो चाहिए होता है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। अगर इस रियल एस्टेट कंपनी की कीमत तेरी जिंदगी है तो फिर वो सही। मैं अभी तुझे बाहर बस्ती वालों के हवाले कर देता हूँ। तेरे हाथ पैर तेरे शरीर से अलग कर देंगे। तड़प तड़प के मरेगा तू। भीड़ तो तुम जानते हो किसी की सगी नहीं होती और ना भीड़ की शक्ल होती है। टुकड़े भी नहीं बचेंगे तुम्हारे। कार्तिक की बात पर भगवान दास ने चौंक कर दरवाजे के पास देखा। उन्हें लग रहा था कि बस्ती वाले लोग चले गए, पर ऐसा नहीं था। बस्ती वाले उनके कमरे के बाहर ही खड़े थे। भगवान दास ने उनकी नजरों को देखा तो उनकी सबकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो सब भगवान दास को ऐसे देख रहे थे कि हाथ लग जाए तो अभी चीर फाड़ कर रख दें। उनको देखकर भगवान दास की जान हलक में आ गई। भगवान दास उन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक कर चुका था कि वो लोग भगवान दास पर जरा भी दया नहीं करने वाले थे। भगवान दास ने लंबी गहरी सांस ली और कार्तिक की तरफ देखकर कहा, देखो हम बैठकर बात करते हैं, हर डील नेगोशिएबल होती है। कार्तिक ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, इतने बुरे दिन नहीं आए कार्तिक मित्तल के कि तेरे जैसे आदमी के साथ डील करे। हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे पास बस एक चॉइस है, या तो फौरन इन कागजों पर साइन करो या फिर मैं बाहर इन लोगों के हवाले कर देता हूँ। चॉइस इज योर्स। कार्तिक ने बहुत ही कनिंग स्माइल के साथ भगवान दास को धमकी दी। भगवान दास की तो अब बिल्कुल रोने वाली हालत हो चुकी थी। उसने कार्तिक को कहा, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? मैंने इस कंपनी को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी है। ऐसे कैसे मैं ये कंपनी तुम्हें मुफ्त में दे दूं? भगवान दास की बात पर कार्तिक ने कहा, ओह हाँ, मैं तो ये भूल गया। भाई मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो बिना पैसे दिए लोगों की जमीन हथिया लूं। मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें इस कंपनी की कीमत जरूर दूंगा। कहकर कार्तिक ने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और भगवान दास की तरफ उछाल दिया। भगवान दास फटी आंखों से उस सिक्के को देख रहा था जो जमीन पर गोल गोल घूमे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद सिक्के का घूमना रुक गया। भगवान दास की हिम्मत अब बिल्कुल टूट चुकी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा और रो पड़ा। उसने कार्तिक को कहा, ये मेरी कंपनी की कीमत बस 1 रुपए। ये दिन देखने से तो मर जाना अच्छा था। कार्तिक ने भगवान दास का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह ये कम है, चलो 2 रुपए देता हूँ। ये डील तो ठीक रहेगी ना? तुम खुद सोचो, तुमने वो बस्ती पूरी बिगाड़ दी, उजाड़ दी। मुझे वो बस्ती फिर से रिनोवेट करनी पड़ेगी। इतने सारे लोगों के हाथ पैर तुम्हारी वजह से टूटे हैं, इतनी जानें चली गई, उनको भी तो कंपनसेशन देना है। इस ऑफिस की हालत तुम देख ही रहे हो, ये भी दोबारा से बनवाना पड़ेगा। पैसा बचेगा ही कहाँ? मुझे तो लग रहा है कि 2 रुपए भी मैं तुमको ज्यादा दे रहा हूँ। भगवान दास गुस्से में उठते हुए बोला, कार्तिक मित्तल, इतना घमंड अच्छा नहीं है। कार्तिक इस बार तेज दहाड़ा, बंद कर अपनी नौटंकी और चुपचाप इन कागजों पर साइन करके यहाँ से निकल जा। पूरी रात नहीं है मेरे पास तेरे से माथा मारने के लिए। अचानक से भगवान दास कार्तिक की तरफ ये कहते हुए झपटा, मैं मरूंगा तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड मेरे साथ, यानी सौरभ के साथ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एपिसोड 82,
कार्तिक ने भगवान दास को मजबूर कर दिया था कि वो अपना सब कुछ कार्तिक के नाम कर दे। भगवान दास गुस्से में पागल हुए जा रहा था। जैसे आज तक वो दूसरों की जमीन जबरदस्ती हासिल करता था, आज उसके साथ वही हो रहा था। भगवान दास को जब लगा कि उसको साइन करना ही पड़ेगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन में अचानक से मेज पर पड़े चाकू को उठाकर कार्तिक की तरफ लपका। कार्तिक के बिल्कुल साथ खड़ी थी हीना। हीना ने कार्तिक को बचा लिया, पर वो चाकू हीना की हथेली पर एक लंबा घाव छोड़ गया। अगले कुछ मिनटों में एंथनी ने भगवान दास की मार मार कर ऐसी हालत कर दी कि वो अधमरा जमीन पर पड़ा रो रहा था। हीना सरप्राइज थी कि इतनी फुर्ती अचानक से भगवान दास में आई कैसे कि वो वार करने में सफल हो गया। हीना ने एम्बरेस होकर कार्तिक को कहा, माय फॉल्ट सर, शायद मेरे रिफ्लेक्सेस पहले जैसे शार्प नहीं रहे। कार्तिक के कुछ कहने से पहले ही एंथनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। हमें से किसी को उम्मीद नहीं थी वो हम सबके बीच खड़े होने के बावजूद ऐसी हिमाकत करेगा। हीना को चोट लग जाने से कार्तिक बहुत अपसेट था। कार्तिक की आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने खुद भगवान दास को कॉलर से पकड़ा और बाहर घसीटना शुरू कर दिया। कार्तिक ने उससे कहा, तेरा इलाज बस्ती वाले ही करेंगे। एंथनी ने भगवान दास की इतनी पिटाई कर दी थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कसकर कार्तिक के पैर पकड़े और दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर लेट गया। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर रुक गया। कार्तिक ने प्रॉपर्टी के कागज उठाकर उसके सामने रख लिए। इस बार भगवान दास ने बिना बहस के चुपचाप साइन कर दिया। इस एक साइन के बाद ही भगवान दास की रियल एस्टेट कंपनी और उसके बाकी सारे बिजनेस कार्तिक के हो चुके थे। सारे बस्ती वाले भगवान दास के केबिन के बाहर इकट्ठा थे। सब देख रहे थे कि अंदर चल क्या रहा है। भगवान दास के साइन करते ही बाहर खुशी की लहर दौड़ गई। सारे बस्ती वाले आपस में बातें करने लगे। तो जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। इसने जिंदगी भर लोगों का खून चूसा, अब देखो इसकी हालत, ये होनी चाहिए थी। भीड़ में से ही कोई बोला, इसने जितना लोगों के साथ बुरा किया है ना, उसके मुकाबले तो उसको बहुत कम सजा मिली है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। भगवान दास का हश्र देखकर सारे बहुत खुश थे। बस्ती के लोगों में क्यूरियोसिटी ये भी थी कि आखिर कार्तिक है कौन। उसका ऑरा और पावर देखकर सारे लोग दंग थे। लोग तो यहाँ तक की बातें कर रहे थे कि कार्तिक की खुशकिस्मती नहीं कि जॉनी ने उसे गरीबी से उठाकर पढ़ाया। ये तो जॉनी की खुशकिस्मती है कि उसके हाथ एक ऐसा बच्चा लग गया जो उसके परिवार की नहीं बल्कि पूरे बस्ती की जिंदगी बदल रहा है। लोगों को अब पता लग गया कि कार्तिक किसी बड़े परिवार से है। भीड़ में से एक काका ने कहा, मैं तो पहले ही कहता था इतना सुंदर और बुद्धिमान लड़का जरूर किसी शाही परिवार का है और किसी वजह से अपने परिवार से बिछुड़ गया। देखा, सच निकली ना मेरी बात। सारे उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये खुसर खुसर चल रही थी। कार्तिक ने बाहर आकर अनाउंसमेंट की, जैसा कि मैं आप लोगों को वादा कर चुका हूँ, मैं आप सबके घर खरीद रहा हूँ। आप सबको 1-1 करोड़ रुपए अपने घरों के लिए मिलेंगे। खुशी से लोग कार्तिक की जय जयकार करने लगे। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कार्तिक का दिल कितना बड़ा है। वो सिर्फ कुछ ही साल इस बस्ती में रहा, फिर भी बस्ती वालों के लिए इतना कुछ कर रहा है। भगवान दास के जिन आदमियों के हाथ पैर टूटे थे, उनके परिवार भी उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। जब कार्तिक ने बस्ती वालों के लिए अनाउंसमेंट की, तब तो सभी बहुत उम्मीद से कार्तिक की तरफ देख रहे थे। जय जयकार करती पब्लिक को कार्तिक ने हाथ के इशारे से चुप होने को कहा। उसके बाद कार्तिक ने उन लोगों की तरफ देखा, फिर से एक अनाउंसमेंट की, आज तक जो भी भगवान दास के लिए काम करता रहा है, अब मेरे लिए काम कर सकता है। बस गुंडागर्दी या फिर कोई गलत काम नहीं करना। अगर आप एक अच्छा साफ सुथरा जीवन बिताना चाहते हैं तो इस कंपनी में आपका स्वागत है। जितना पहले कमाते थे उससे डबल मैं आप सबको दूंगा, और जब तक आप लोग ठीक नहीं हो जाते तब तक आपके इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार फिर से भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई।
लोग पहले से भी ज्यादा तेज कार्तिक की जय जयकार करने लगे। उन गुंडों के परिवार वालों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनको इतना कुछ मिल जाएगा। अपराध भरी जिंदगी से निजात पाने के साथ साथ हमेशा के लिए साफ सुथरा काम भी उन्हें मिल रहा था। केबिन के बाहर कार्तिक की जय जयकार हो रही थी और अंदर भगवान दास दर्द से हाय हाय कर रहा था। मैगी ने कार्तिक से पूछा, सर भगवान दास का क्या करना है? कार्तिक ने कहा, जाने दो इसे, इसका सब कुछ तो हमने ले लिया। अभी एक मरे हुए चूहे से ज्यादा कुछ नहीं है, इसे यहाँ से निकाल दो। कार्तिक जब मैगी को ये कह रहा था तब भगवान दास खुद ही उठकर धीरे से केबिन के बाहर आ गया। उसको देखते ही सारे बस्ती वालों ने उसे घेर लिया। भगवान दास डर से बुरी तरह कांपने लगा। उसने कार्तिक की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम बस्ती वालों के हवाले नहीं करोगे। मेरा सब कुछ तो ले लिया तुमने। मेरी ये कंपनी भी तुम मुझसे छीन चुके हो। अब क्या मुझे जान से मरवाना चाहते हो? कार्तिक ने भगवान दास को कहा, मुझे तुम्हारी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें बस्ती वालों के हवाले किया। तुम खुद चलकर इनके बीच बाहर आए हो। बस्ती वालों की आंखों में उतरा खून देखकर भगवान दास ने रोते हुए कार्तिक के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे पहले ही बहुत लग चुकी, मुझे इलाज की जरूरत है। कार्तिक भूला नहीं था कि उसने उसके जॉनी पापा के साथ क्या किया है और कितने ही बस्ती वालों की हत्या की है। कार्तिक ने भगवान दास को रूडली जवाब दिया, ये लोग मेरे नौकर नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान दास ने रोते हुए कार्तिक से मिन्नतें की, प्लीज बेटा, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। कार्तिक उसे कुछ जवाब देता इतने में ही भीड़ में से किसी ने कहा, मारो साले बेईमान को, इसने घर तोड़े हमारे, भाइयों को मारा हमारे, इसकी वजह से हमारे 3 भाइयों की जान चली गई, हम भी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही लोगों ने उस पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से उस पर लात घूंसे बरसने लगे। कार्तिक को आगे बढ़कर उन लोगों को रोकना ही पड़ा। कार्तिक नहीं चाहता था कि वो लोग भगवान दास को जान से मार दें। कार्तिक एम्बुलेंस के लिए पहले ही फोन कर चुका था। भीड़ का गुस्सा काबू करना बहुत मुश्किल था, पर कार्तिक की बात मानकर सब पीछे हट गए। कार्तिक ने भगवान दास को हॉस्पिटल भिजवा दिया। भगवान दास के जाने के बाद एक एक करके सारे लोग भी लौट आए और उनको अपना मनचाहा मिल चुका था। उन सब के जाने के बाद कार्तिक एक बार फिर सोच में डूब गया। कार्तिक ने भगवान दास की रियल एस्टेट कंपनी खरीद तो ली थी, पर असली चैलेंज तो अब शुरू होना था। कार्तिक ने डमरू की तरफ देखा और कहा, आज से ये कंपनी हुई तुम्हारी, यहाँ के नए बॉस अब तुम हो। कार्तिक की बात पर डमरू ने परेशान होते हुए कहा, देखो यार कार्तिक, तुम कहो कि मुझे इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बनना है, क्लीनर बनना है, वो सब मैं आराम से बन सकता हूँ, पर इस कंपनी का बॉस बनना है, ये मेरे बस का काम नहीं है भाई। कार्तिक ने उसे समझाते हुए कहा, तो कौन से सारे काम खुद करने हैं? तुम्हारे पास एम्प्लॉइज की इतनी बड़ी फौज है, वो सारा काम जानते हैं, इतने एफिशिएंट मैनेजर्स हैं, तुम्हें बस उन लोगों की रिपोर्ट सुननी है और अगर रिपोर्ट्स में कुछ समझ नहीं आए तो उन्हीं से पूछ लेना, वो तुम्हें ठीक से समझा भी देंगे और धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये सब काम मन लगाकर सीखना होगा। मुझे दिल्ली वापस जाना है, पढ़ाई पूरी करनी है। सूट पहन रखे। डमरू ने तो खैर ऐसा सोचा भी नहीं था। कार्तिक के छेड़ते वहां पर खड़े सारे लोग जोर से हंस दिए। डमरू झेप गया और कार्तिक ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कार्तिक अब जल्दी से जल्दी यहाँ के काम खत्म करना चाहता था। वो अगले दिन ही डमरू को पटना के बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर गया। उसने डमरू को हाई क्लास बिजनेस सूट दिलवाए, महंगी घड़ी, महंगे जूते लेकर दिए, हर चीज टॉप ब्रांड की खरीदी। उन सबको पहनने के बाद डमरू बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था।
बस्ती का कोई देख ले तो एक बार पहचाने भी ना। पर डमरू इतना रॉयल तब तक लगता रहा जब तक कि मुंह न खोले। जैसे ही वो कुछ बोलता साफ साफ पता चल जाता कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। बचपन से जो बड़े स्कूलों में पढ़े होते हैं उनके उठने बैठने बात करने के तरीके अलग होते हैं, और जिसने पूरा बचपन कूड़ा इकट्ठा करने में गरीबी में बिता दिया हो वो इतनी जल्दी बड़ी सोसाइटी के नॉर्म्स कहाँ सीख सकता था। डमरू में ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्टली दिखाई दे रहा था। कार्तिक की बुरी कोशिश थी कि वो इस डिफरेंस को जल्दी से जल्दी कम कर सके। कार्तिक ने एक नजर ऊपर से नीचे तक डमरू को देखा और कहा, तुमको नए हेयर कट की भी जरूरत है, चलो तुम्हारे बाल सेट करवाते हैं। डमरू ने कार्तिक को कहा, मेरे को रियल एस्टेट कंपनी संभालनी है या फिल्मों में काम करना है? अरे कितना हीरो बनाएगा भाई। डमरू की बात पर कार्तिक हंस दिया। उसके बाद कार्तिक डमरू को पटना के सबसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट के यहाँ ले गया। रिसेप्शन पर जो लड़की थी वो डमरू को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखने लगी। एक ऐसा लड़का जिसने बहुत शानदार बिजनेस सूट, महंगी घड़ी और जूते पहने हुए थे, उसके बाल ऐसे थे जैसे चिड़िया का घोंसला, और वो भी बहुत ही गंदे। दूसरी तरफ साथ में कार्तिक खड़ा था, जो सर से पांव तक पूरा एलिगेंट दिख रहा था। उस रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक से पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? कार्तिक ने डमरू की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनका हेयर कट करवाने। कार्तिक की बात पर हाँ करते हुए रिसेप्शनिस्ट डमरू को कटिंग सेक्शन की तरफ ले गई। कार्तिक वहीं लॉबी के सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगा। उन दोनों की आइडेंटिटी के बारे में वहां पर खुसर-फसर होने लगी। जहां डमरू को देखकर सबको हंसी आ रही थी, और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, हाई क्लास कपड़े, शक्ल बाल बेकारियों जैसे। वहीं कार्तिक को देखकर सबका यही रिएक्शन था कि ये लड़का तो एक्सट्रीमली हैंडसम है। कार्तिक को लेकर सब क्यूरियस थे कि आखिर ये है कौन। कार्तिक की चाल ढाल, बातचीत का ढंग, कपड़े, बाल सब बता रहे थे कि ये कोई बहुत अमीर आदमी है। सैलून की सारी लड़कियों की नजर कार्तिक पर बनी हुई थी। मैगजीन पढ़ते हुए कार्तिक को भी लगा कि जैसे कोई उसको लगातार घूर रहा है। उसने नजर उठाकर देखा तो लड़कियां उसी की तरफ देख रही थी। कार्तिक मुस्कुराया और चुपचाप दोबारा मैगजीन पढ़ने लगा, पर उन लोगों के लगातार इस तरह घूरने से कार्तिक अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। इरिटेट होकर कार्तिक ने इस बार सीधा उनकी आंखों में देखा। घबराकर वो सब अपने अपने कामों में लग गए, पर वो रिसेप्शनिस्ट लड़की अभी भी एकटक कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक ने उससे सीधे पूछ लिया, मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? आप काफी देर से मुझे दिख रही है। कार्तिक के इस तरह डायरेक्ट पूछ लेने पर वो लड़की बिल्कुल ऑफ बैलेंस हो गई। उसको कुछ और नहीं सूझा। उसने जल्दीबाजी में कार्तिक को कहा, आपकी शक्ल मेरे क्लासमेट से मिलती है। उसकी इस बात पर कार्तिक ने उसे ध्यान से देखा और चौंक गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM 02 हीरो। एपिसोड 83। कार्तिक डमरू को एक बहुत बड़े सैलून में हेयर कट के लिए लेकर गया था, जहां डमरू को देखकर सारे कंफ्यूज थे, जबकि कार्तिक की अपीयरेंस से साफ जाहिर था कि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। कार्तिक की पर्सनालिटी देखकर वहां पर काम करने वाली हर लड़की का ध्यान उसी की तरफ था। कार्तिक इस सब से बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जब उसने देखा कि सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट भी लगातार उसे देखे जा रही है, तो उसने पलटकर पूछ लिया कि वो ऐसे लगातार उसे क्यों देख रही है। उस लड़की ने सक पकाकर कार्तिक को कहा, कार्तिक की शक्ल उसके किसी क्लासमेट से मिलती है। कार्तिक इस बात पर चौंका और उसे ध्यान से देखने लगा। कार्तिक ने उसे मुस्कुराकर कहा, मुझे भी आपको देखकर किसी क्लासमेट की याद आ रही है, पर एक बात पक्की है, मेरी वो क्लासमेट आपके जितनी खूबसूरत नहीं थी। कार्तिक के फ्लर्ट करने पर वो लड़की ब्लश करने लगी। उसने शर्मा कर नजरें झुका ली। उसको यूं शर्माते देख कार्तिक को शरारत सूझी। अब वो लगातार उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की के गाल ऐसे लाल हो रहे थे जैसे अभी जल जाएंगे, पर मन ही मन वो लड़की भी बहुत खुश थी कि कार्तिक ने उसे नोटिस किया और उसकी तारीफ कर रहा है। कार्तिक को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि कार्तिक वहां बैठा बोर हो चुका था
और जिस तरह से वो रिसेप्शनिस्ट और बाकी लड़कियां कार्तिक को देख रही थी वो अजीब भी था। शुरुआत में कार्तिक अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर अब उसको मजा आने लगा था। कार्तिक अभी भी उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस बार उस लड़की ने कार्तिक से पूछा, अभी आपने कहा कि मेरी शक्ल किसी क्लासमेट से मिलती है, आपकी उस क्लासमेट का नाम क्या था? कार्तिक वैसे भी वहां बैठा बैठा बोर हो रहा था। कार्तिक को लगा कि टाइम पास करने का ये बढ़िया तरीका है, इस लड़की से ही बात कर लिया जाए। हालांकि कार्तिक ने उस लड़की से झूठ नहीं बोला था। कार्तिक को उस लड़की को देखकर सच में एक पुरानी क्लासमेट की याद आई थी, जिसके बहुत ऊंचे दांत थे और वो बहुत मोटी थी, पर सामने खड़ी लड़की परफेक्ट सा फिगर लिए हुए थी। उसके दांत भी ऊंचे नहीं थे और आंखें बिल्कुल कार्तिक की किसी क्लासमेट जैसी लग रही थी। कार्तिक उठकर उसके पास आया और बोला, ठीक से याद नहीं आ रहा, पर उसका नाम रिद्धिमा था, पर वो तुम नहीं हो सकती। वो तो बहुत मोटी थी, उसके दांत भी खरगोश जैसे थे। हाँ, आंखें बहुत बड़ी बड़ी और तुम्हारे जैसी थी। कार्तिक के ऐसा बोलते ही वो लड़की हैरानी से कार्तिक को देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और फिर वो चुप हो गई। मन ही मन वो सोचने लगी, ये तो कार्तिक ही है या मुझे गलतफहमी हो रही है? पर कार्तिक कैसे ऐसा हो सकता है? वो तो अनाथ था, किसी कूड़ा उठाने वाले ने उसको अपने यहाँ रखा हुआ था और वही उसे पढ़ा भी रहा था। स्कूल में वो एकदम चुप रहता था, कचरे वाला समझकर उससे कोई भी बात ही नहीं करता था। ये वो कैसे हो सकता है? सर से लेकर पांव तक इसने जो कपड़े, शूज, घड़ी पहन रखे हैं, उनकी कीमत तो लाखों में है। फिर उस लड़की को ये सोचकर तेज गुस्सा आया कि कार्तिक उसके लिए कैसे बोल रहा है। मेरे दांत कोई खरगोश जैसे हैं, मैं इतनी मोटी कब थी जो इस तरह से बोल रहे? उसने तुनक कर कार्तिक को कहा, तुम कार्तिक में चलो। वो सीधे आप से तुम पर आ गई। कार्तिक सरप्राइज होते हुए बोला, तुमको मेरा नाम कैसे पता? उसने छोटा गुस्सा दिखाते हुए कार्तिक को कहा, क्योंकि मैं ही रिद्धिमा हूँ, खरगोश दांत वाली मोटी सी लड़की। उसके ये कहते ही कार्तिक हैरान रह गया। कार्तिक के लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो गया। कार्तिक उसी के मुंह पे ये सब कह रहा था। कार्तिक को अब बहुत तेज हंसी भी आ रही थी। कार्तिक ने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, पर तो इतनी बदतमीज हो रखा है, मुझे लगता है कि हेयर स्पा भी देना पड़ेगा। तो तुम मुझे अपनी कहानी आराम से सुना सकते हो। कार्तिक ने पलटकर डमरू की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कह तो सही रही है, डमरू के बाल सेट करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। कार्तिक ने फिर रिद्धिमा को अपने बारे में बताना शुरू किया। कार्तिक की कहानी सुनकर वो हैरान होते हुए बोली, मतलब तुम लॉस्ट प्रिंस थे जिसको बाद में ढूंढ लिया गया? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, नहीं, घर से निकाला हुआ राजकुमार था, जिसे घर वालों ने अपनी मजबूरी में वापस बुला लिया क्योंकि राजा मर गया है। रिद्धिमा ने शॉकिंग टोन में कहा, कमाल है यार, अपने पापा के लिए ऐसे कौन बोलता है? कार्तिक कुछ बोलता बोलता रुक गया। कार्तिक ने अब बात को बदलते हुए उससे कहा, मेरी कहानी तो सुन ली, अब अपने बारे में बताओ, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने दांतों में ब्रेसेस लगवाए थे, बहुत हर्ट करते थे, पर जब तक मेरे टीथ करेक्ट नहीं हो गए तब तक लगाए रखे। उसके बाद जो टेढ़े मेढ़े थे उनकी फाइलिंग करा दी, फिर पॉलिशिंग भी। जो रिजल्ट आया वो तुम्हारे सामने। साथ साथ जिम और योगा शुरू किया, स्किन पर ग्लो भी बढ़ गया, फिगर भी ठीक हो गया। बाकी क्रेडिट बैलेंस डाइट को जाता है। कार्तिक ने उसे अप्रिशिएट करते हुए कहा, मानना पड़ेगा, तुमको देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम वही रिद्धिमा हो। तुम्हारा तो जैसे कोई नया जन्म हो गया। रिद्धिमा ने पलट कर कार्तिक को कहा, सेम बात तुम्हारे लिए भी कही जानी चाहिए, रिबॉर्न। कोई नहीं बोलेगा कि तुम कचरा उठाने वाले कार्तिक हो। कार्तिक उसकी बात पर हंस दिया। उसके बाद वो दोनों बहुत देर तक पुराने दिन याद करते रहे। जब डमरू का हेयर कट पूरा हुआ और डमरू बाहर आया तो कार्तिक भी कुछ देर तक उसे देखता रह गया। वो सच में बड़ा हैंडसम लग रहा था। कार्तिक ने उसको देखकर हवा में वाव का साइन बनाया और डमरू खुश हो गया। डमरू को देखकर रिद्धिमा कार्तिक से बोली, तुम्हारे दोस्त के लिए टाइटल देना चाहिए
राजू बन गया जेंटलमैन। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ऐसा करो, तुम जरा मेरे इस दोस्त के लिए अपने सैलून का मेंबरशिप कार्ड बना दो, ताकि यहाँ रेगुलर आता रहे। पता चला कि मेरे दिल्ली वापस जाते ही ये गली के नाई की दुकान पर पहुंच गया, वो फिर उसके बालों की खिचड़ी बना के रख देगा। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, तुम जितना ज्यादा पैसा डिपॉजिट करवाओगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। बताओ कितने का मेंबरशिप कार्ड बनवाना चाहते हो? कार्तिक ने रिद्धिमा से पूछा। अभी मेरे दोस्त शिव का बिल कितने का हुआ? रिद्धिमा ने कहा 3000, हेयर कट, हेयर स्पा, हेयर वॉश सब मिलाकर। कार्तिक ने उससे कहा, ठीक है, फिर 2 लाख का मेंबरशिप कार्ड मेरे दोस्त के नाम बना दो। रिद्धिमा को तो जैसे सदमा लग गया। 2 लाख का मेंबरशिप कार्ड लोगे? उसको इस तरह चौंकता देख कार्तिक ने पूछा, क्यों, कम है? रिद्धिमा ने फौरन किया, अरे नहीं, बहुत ज्यादा है। लोग ज्यादा से ज्यादा 50,000 का मेंबरशिप कार्ड लेते हैं, तुम 2 लाख का बनवा रहे हो, और वो भी अपने दोस्त के लिए। कार्तिक ने रिद्धिमा को जवाब दिया, अब वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी लाइफस्टाइल उसी के हिसाब से मेंटेन करे। रिद्धिमा ने मुंह लटकाते हुए कहा, ये कितना खुशकिस्मत है, इसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। तुमने जिस तरह से यहाँ बस्ती का प्रॉब्लम सॉल्व किया और शिव को उस कंपनी का मालिक बना दिया, काश हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो सकती है। कार्तिक उसकी बात पर हंस दिया। शिव कार्तिक के साथ। कार्तिक ने जब 2 लाख रुपए का मेंबरशिप कार्ड लिया, तब वहाँ खड़े बाकी सारे लोग भी कार्तिक को हैरानी से देख रहे थे। वहाँ काम करने वाली लड़कियां रिद्धिमा से जेलस फील कर रही थी कि कार्तिक रिद्धिमा से इतनी देर से इतना घुल मिल कर बात कर रहा है। अभी उनमें से किसी को पता नहीं था कि रिद्धिमा कार्तिक की क्लासमेट रह चुकी है। रिद्धिमा जब कार्तिक का मेंबरशिप कार्ड बनवा रही थी, तब कार्तिक डमरू से भगवान दास की कंपनी से रिलेटेड कुछ बातें कर रहा था। रिद्धिमा के एक कलीग ने आकर उसके कान में कहा, तू तो सही लड़का सेट कर रही है, ये तो अरबपति लगता है। जब अपने दोस्त पर इतना खर्च कर सकता है तो गर्लफ्रेंड पर तो पानी पैसे की तरह बहा देगा। बहुत चंट है तू, जो इस रईस लड़के को आते ही फंसा लिया। उसकी इस घटिया बात पर रिद्धिमा को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारे घटिया दिमाग में ऐसी बातें आ जाऊंगी। मैं कोई लड़का नहीं फंसा रही, वो मेरा क्लासमेट रह चुका है। आज 3 साल के बाद अचानक मिलना हुआ, हम लोग सिर्फ स्कूल के दिनों की बात कर रहे थे। उस लड़की ने हैरानी से रिद्धिमा को कहा, पागल किसी और को बनाना, तू एक साधारण घर से आती है और इस लड़के को देख, वो करोड़पतियों के स्कूल में पढ़ा होगा, तुम्हारा क्लासमेट कहाँ से हो सकता है? रिद्धिमा को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, पर इस बार वो चुप रही। मेंबरशिप कार्ड बनाकर जब कार्तिक जाने लगा तो रिद्धिमा ने उसे टोका, तुम्हें जल्दी है क्या? कार्तिक ने उसे कहा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, बताओ कुछ काम है? रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, काम तो क्या ही होगा, पर इतने सालों के बाद तुमसे मिलना हुआ। अभी हमने ठीक से बात ही कहाँ की है, लंच टाइम हो गया, मेरे पास 1 घंटा है, अगर तुम फ्री हो तो कहीं साथ में लंच करते। कार्तिक ने कुछ पल सोचा, फिर रिद्धिमा को कहा, ठीक है चलते। फिर कार्तिक ने पलटकर डमरू को कहा, ऐसा करो अभी तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, उसके बाद वहीं से कंपनी चलेंगे। डमरू ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को आंख मारी और कान में कहा, अच्छा बेटा, लड़की वाली तो दोस्त को भूल गया। कार्तिक ने उसे घूर कर देखा। डमरू हंसता हुआ वहां से बाहर निकल गया। कार्तिक टेंस हो रहा था कि रिद्धिमा ने कहीं सुन तो नहीं लिया। कार्तिक को कंफ्यूज देखकर रिद्धिमा ने फिर पूछा, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? कार्तिक ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आओ लंच पर चलते हैं। लंच के लिए कार्तिक रिद्धिमा को 5 स्टार होटल ले गया। कार्तिक का लेविश लाइफस्टाइल देखकर रिद्धिमा दंग रह गई थी। इतने बड़े 5 स्टार होटल में उसने कभी पैर रखने का सपना भी नहीं देखा था, और आज कार्तिक उसको यहाँ लंच पर ले आया था। लंच करते हुए कार्तिक ने रिद्धिमा से पूछा कि उसके लाइफ में आगे क्या प्लान्स है। रिद्धिमा ने हताश होकर कार्तिक को कहा, प्लान्स तो बहुत ऊंचे थे मेरे, इसलिए मैंने अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवाया था और अपना फिगर भी ठीक किया था। मुझे यार सेलिब्रिटी बनना है। मैंने अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया था, पर इस सब में बहुत खर्च आ रहा है। अभी तक मेरे पास मुश्किल से 3000 फॉलोअर्स हुए हैं।
एक वीडियो के लिए ड्रेसेस चेंज करो, अच्छा बैकग्राउंड चुनो, अलग अलग तरह का मेकअप करो, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। इस समय मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा है। उसके बावजूद 6 महीने में बस 3000 फॉलोअर हो पाए। कार्तिक को उसकी बात सुनकर हंसी आई। कार्तिक ने उससे कहा, YouTube से तुमको बड़ा सेलिब्रिटी बनना है? YouTube पर वीडियो डालने से सेलिब्रिटी बन जाते हैं क्या? रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा। इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? तुमने देखा नहीं कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और लोग करोड़ों कमा रहे हैं। कार्तिक ने रिद्धिमा को बोला, हाँ, पर उनके लिए सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है ना, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। रिद्धिमा ने कार्तिक को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? तुमको पता है कि मैं कितना अच्छा गाती हूँ, कितना अच्छा डांस करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे पोएम्स रिसाइट करना आता है, मैं अपने चैनल पर बहुत सारी हिस्टोरिकल कहानियां सुनाती हूँ, किस्सा गोई स्टाइल में। मुझमें बहुत टैलेंट है। रिद्धिमा के कहने पर कार्तिक को ध्यान आया कि वो स्कूल की ड्रामा सोसाइटी में रेगुलर पार्टिसिपेट करती थी। वो खूबसूरत ना होने की वजह से उसको कभी भी लीड रोल करने को नहीं दिया जाता था। दुनिया भर में यही ट्रेजेडी है कि टैलेंट के बजाय ब्यूटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कार्तिक ने इस बार सीरियस टोन में रिद्धिमा से कुछ कहा। कार्तिक की बात सुनकर रिद्धिमा को ऐसा सदमा लगा कि वो स्टैच्यू जैसे बैठी ही रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM 0 to Hero। एपिसोड 84। कार्तिक और उसके स्कूल के दिनों की दोस्त रिद्धिमा 5 स्टार होटल में लंच कर रहे थे। कार्तिक ने उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा। रिद्धिमा ने बताया कि वो सेलिब्रिटी बनना चाहती है और अब वो हताश हो रही है क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद भी उसके YouTube चैनल पर बहुत कम फॉलोअर्स हैं। कार्तिक ने उसे छेड़ते हुए कहा, सिर्फ खूबसूरती से फॉलोअर्स नहीं मिलते मैडम, कुछ टैलेंट भी होना चाहिए। तब उसने कार्तिक को याद दिलाया कि कैसे उसने स्कूल में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज में लगातार पार्टिसिपेट किया था। तब कार्तिक को भी उसकी बहुत सी स्टेज परफॉर्मेंसेस याद आ गई। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, रिद्धिमा सच में बहुत टैलेंटेड है। कार्तिक ने उसे फिर एक ऑफर दिया। रिद्धिमा, मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कुछ समय पहले ही एक एंटरटेनमेंट कंपनी का प्लान बनाया है और हम सब मिलकर उसे शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उसमें मेरा है। मेरे कॉलेज के दोस्त उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे। मेरा बेस्ट फ्रेंड नील उस कंपनी को हेड करेगा। कंपनी अभी इनिशियल स्टेज पर है, बट आई एम श्योर जितने टैलेंटेड मेरे दोस्त हैं, कंपनी आगे जाकर बहुत बढ़िया काम करेगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम चाहो तो मेरी उस एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ जुड़ सकती हो। कार्तिक के इस ऑफर पर रिद्धिमा सरप्राइज हो गई। उसने हैरान होकर कार्तिक से पूछा, ओह माय गॉड, तुम्हारी एंटरटेनमेंट कंपनी भी है? कार्तिक ने बताया, हाँ, पर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। अभी तो उसको वर्किंग प्रोसेस में आने के लिए कुछ महीने लग जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हें सही भी ना लगे, पर मुझे तो यकीन है कि ये कंपनी एक दिन बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है। रिद्धिमा को कुछ देर समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट क्या करे। ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत बड़ी थी। कार्तिक की एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है और अपने अकेले के बल पर वो 6 महीनों से कोशिश कर रही थी, पर जितनी उसकी तनख्वाह थी उससे ज्यादा खर्च तो वीडियो बनाने में ही हो जाया करता था। उसकी हालत ये हो चुकी थी कि इन दिनों उधार के पैसों से गुजारा चल रहा था। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो गए हो, बताओ जी, एंटरटेनमेंट कंपनी भी खोल ली? कार्तिक ने उसके ड्रामेटिक अंदाज को देखकर कहा, अरे भाई, बोला तो अभी बस शुरुआती स्टेज पर है। कंपनी कब बहुत बड़ी बन पाएगी और तुम उसके थ्रू कितनी बड़ी सेलिब्रिटी, ये मैं नहीं कह सकता। डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, तुम ये रिस्क लेना चाहती हो कि नहीं? रिद्धिमा ने तो खुश होते हुए कहा, एंटरटेनमेंट कंपनी में बिना कनेक्शंस और पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मुझे तुम अगर उस कंपनी से जुड़ने का ऑफर दे रहे हो तो ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? हाँ, पर तुम्हारी शर्तें क्या है ये बता दो। मुझे स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ करना होगा ना। तुम्हारी कंपनी में काम पाने के लिए मुझे क्या सर्विस प्रोवाइड करनी होगी, ये बात हम पहले से क्लियर कर लेते हैं। कार्तिक कॉफी पी रहा था। रिद्धिमा की बात सुनकर कार्तिक ऐसे शॉक हुआ जैसे उसके मुंह में से जो कॉफी का घूंट भरा था वो भी उल्टा बाहर आ गया। कार्तिक ने टिश्यू पेपर उठाकर अपना मुंह पहुंचते हुए रिद्धिमा को कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी क्या शर्तें होंगी भला? और मुझे तुमसे कोई सर्विस नहीं चाहिए भाई, ये किस तरह का बेहुदा सवाल है?
रिद्धिमा अपनी बड़ी बड़ी आंखें नोचते हुए बोली, बेहुदा वाली क्या बात है, मैं बस स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अब मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुमको मुझसे स्पेशल फेवर तो चाहिए होगा ना। बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए साफ पूछ लेना ज्यादा अच्छा है। कार्तिक ने उसको घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी दिमाग की मशीन के पुर्जे खराब हो गए, डॉक्टर के पास जाकर अपने स्क्रू टाइट करवाओ। तुम मेरे स्कूल के दिनों के दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ऑफर किया। अपनी खूबसूरती को जेब में रखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। रिद्धिमा ने अजीब से एक्सप्रेशन बनाते हुए कार्तिक को कहा, अच्छा कोई मतलब नहीं है। रिद्धिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन अब बदल चुके थे। रिद्धिमा अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक अब जाकर समझा कि वो कार्तिक की खिंचाई कर रही है। कार्तिक ने चिढ़कर उससे पूछा, तो तुम मजाक कर रहे हो? रिद्धिमा जोर से हंस पड़ी और बोली, और तो क्या बुद्धू, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे मैं कितनी भी हूर की परी क्यों न बन जाऊं। कार्तिक मित्तल मुझे देखने से रहा। इस बात पर कार्तिक हंस पड़ा। उसने रिद्धिमा से पूछा, तुम अपने YouTube चैनल पर यही हरकतें करती हो क्या? रिद्धिमा एक्साइटेड होकर बोली, मानते हो ना, मैं बहुत अच्छी एक्टर हूँ। तुम भी गच्चा खा गए ना, तुमको भी पता नहीं चला कि तुम्हारी खिंचाई हो रही है। देखा मेरा टैलेंट। पता है मैंने अपने लाइव शूट करके बहुत सारे लोगों को सिर्फ बकरा बनाया, जैसे वो MTV बकरा प्रोग्राम होता है। कार्तिक ने रिद्धिमा को कहा, मतलब बचपन की सारी कसर अब पूरी कर रही हो? तुम जितनी चुप रहती थी बचपन में, अब बड़ी पटाखा बन गई हो। रिद्धिमा ने इतराते हुए कहा, ड्यूड, बम पटाखों का ही जमाना है, सीधे लोगों को पूछता कौन है। एनीवे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एंटरटेनमेंट कंपनी में रहने खाने के लिए सारे अरेंजमेंट्स है ना? अगर वहाँ पर रहने खाने का सारा अरेंजमेंट हो सकता है तो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलती हूँ। इस सैलून की बोरिंग जॉब से तो मैं कल ही रिजाइन दे दूंगी। कार्तिक को ध्यान आया कि आर्टिस्ट को हायर करने का डिपार्टमेंट कियारा के पास है। कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होनी तो नहीं चाहिए जिसे रिद्धिमा फुलफिल ना कर पाए। लुक्स और टैलेंट का तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रिद्धिमा। ये सब सोचकर कार्तिक ने रिद्धिमा को निश्चिंत होकर कहा, वहाँ पर खाने रहने का सारा अरेंजमेंट है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। अगर तुम अभी साथ आना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिद्धिमा ने कार्तिक को बताया, तुमको पता है मैंने कई बार 8-10 घंटे लगातार लाइव शो किए, कॉन्टिन्यूअसली लोगों के लिए उनकी विश पर सॉन्ग्स प्रेजेंट किए हैं, डांस किया है, लोगों से बातचीत की है। उसके बावजूद कुछ खास नहीं हो सका। मुझे लाइफ में जल्दी से जल्दी कुछ सॉलिड करके दिखाना है। कार्तिक देख पा रहा था कि रिद्धिमा स्टार बनने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। रिद्धिमा में कैपेबिलिटीज तो है ही, वो बहुत मेहनती भी है। कार्तिक ने रिद्धिमा को बोला, ठीक है तुम बेशक मेरे साथ दिल्ली चलना, मगर एक बात फिर से सोच लो, मेरी कंपनी छोटी है और अभी शुरुआती स्टेज पर है। कल को तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा ना कि तुम्हें तो सीधे ही यशराज के बैनर से स्टार्ट करना था। रिद्धिमा ने जवाब दिया, अब तुम फालतू में मेरी खिंचाई मत करो। यशराज बैनर में कौन पूछ रहा है मुझे? कहा तो यहाँ सब कनेक्शन और पैसे का खेल है प्यारे, और रहने का जगह दे दो, 2 टाइम का खाना प्रोवाइड करा देना, इतने में मेरे को बढ़िया चल जाएगा। तुम तो बस ये बताओ कि तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? कार्तिक ने रिद्धिमा को बोला, शायद 2 दिन में निकल जाऊंगा। रिद्धिमा ने जवाब दिया, बस तो ठीक है, तो फिर मैं कल ही अपनी जॉब से रिजाइन कर देती हूँ। तुम्हारा परसों या उसके बाद जैसा भी दिल्ली वापस का शेड्यूल लगे मुझे बता देना, मैं उस हिसाब से पैकिंग करके तैयार रहूंगी। कार्तिक ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद उन दोनों ने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर किए और फिर एक बार स्कूल के पुराने दिनों की बातों में खो गए। घंटे भर बाद वो दोनों खुशी खुशी लंच करके उस होटल से बाहर निकले। कार्तिक जब जाने लगा तब रिद्धिमा को जैसे एकदम से कुछ याद आया। उसने कार्तिक को रोकते हुए कहा, सुनो, एक बहुत जरूरी बात तुमसे पूछनी है। तुमको पता है हमारे स्कूल की रियूनियन पार्टी, सब लोग आएंगे। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम भी आ जाओ। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रियूनियन पार्टी के बारे में मुझे पहले से पता है, पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अटेंड करने की कोशिश करूंगा। रिद्धिमा ने चहकते हुए कहा, ये तो बहुत बढ़िया है, चलो फिर वहीं मिलेंगे। कहकर वो कार्तिक से बाय बोलती हुई पलट गई। 2 कदम भी नहीं चली थी, एकदम से कार्तिक के पास वापस आई और उससे पूछा, कार्तिक
तुम श्योर हो ना कि तुमसे मुझसे दूसरे टाइप वाली सर्विस नहीं चाहिए? कार्तिक को इस बार तेज गुस्सा आया। कार्तिक ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए रिद्धिमा को कहा, मुझे लगता है कि मुझे 2 बाल्टी क्लींजर तुम्हें गिफ्ट कर देना चाहिए, शायद उससे तुम्हारे दिमाग की गंदगी दूर हो सके। कार्तिक की बात पर रिद्धिमा खिलखिलाकर हंस दी और बोली, मैं तो तुम्हें सिर्फ छेड़ रही थी डफर। ये जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाने की आदत गई नहीं है तुम्हारी, फालतू में हाइपर हुए जा रहे हो। और फिर मुस्कुराते हुए रिद्धिमा कार्तिक को बाय बोलकर चली गई। कार्तिक भी पार्किंग की तरफ बढ़ता हुआ सोचने लगा कि रिद्धिमा सच में मजाक कर रही थी या कार्तिक का गुस्सा देखकर बात बदल दी। आज से 3 साल पहले तक जिस लड़की का उसके मोटापे और दांतों की वजह से हर कोई मजाक उड़ाता था, आज उसने अपने को कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। और वो भी ऐसा कि जो देखिए बस देखता रह जाए। किसी से बात तक करते हुए जो नर्वस दिखाई देती थी, आज इतनी कॉन्फिडेंट है कि कोई भी इंसान उसके आगे नर्वस हो जाए। ऐसा लग रहा था कि सच में जैसे कोई नया जन्म लेकर आई हो। अगर इसी तरीके से रिद्धिमा आगे बढ़ती रही तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। पार्किंग की तरफ जाते हुए कार्तिक ने फोन चेक किया तो डमरू का मैसेज था। वो कंपनी में ही उसका इंतजार कर रहा था। कार्तिक ने ड्राइवर को भगवान दास की रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस चलने को कहा। ऑफिस जो अब डमरू का हो चुका था। कार्तिक जब रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस पहुंचा तो वहां पर ऑलरेडी काफी लोग आए हुए थे। डमरू वहां पर कुछ लोगों से बात कर रहा था। वो सारे लोग उस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर थे। डमरू उन सबसे कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन डिस्कस कर रहा था। डमरू को यूं काम में डूबा देख कार्तिक को बहुत खुशी हुई। कंपनी के जो पुराने एम्प्लॉयज काम छोड़कर गए थे वो भी 85। भगवान दास की कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने जब कंपनी की हालत बताई तो कार्तिक ने हंसते हुए डमरू से कहा कि उन्होंने डूबता जहाज टाइटैनिक खरीद लिया है। हिना भी वहीं खड़ी थी। उसने कार्तिक को कहा, सर आपको पता है भगवान दास ने बहुत सी पर्सनल प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रखी हैं और वो सारी एसेट्स कंपनी से अटैच नहीं है। अगर हम भगवान दास को पकड़कर उससे उसकी पर्सनल एसेट्स निकलवा सके तो हम बहुत कुछ रिकवर कर सकते हैं। वो जिस विला में रहता है उसकी कीमत ही 25 करोड़ रुपए है। ऐसी उसके पास और भी कई प्रॉपर्टीज हैं और ये तो वो है जो सबको पता है। हिडन प्रॉपर्टीज तो किसी को पता ही नहीं होंगी, जिसका कोई डिक्लेरेशन उसने कंपनी अकाउंट्स में दिया नहीं हुआ। कार्तिक हिना की बात सुनकर हैरान होते हुए बोला, अच्छा बड़ा खिलाड़ी है भगवान दास। हिना ने कार्तिक से कहा, सर आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं उस भगवान दास से उसकी इन बेनामी प्रॉपर्टीज पर साइन करवाती हूँ। इसको तो भिखारी बनाकर ही छोड़ना चाहिए। हिना की बात पर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, शांत रहो देवी, शांत। हम इस कंपनी को अपने बलबूते पर ही खड़ा कर सकते हैं। हमें कम से कम किसी का कर्जा तो नहीं देना, इसलिए छोड़ो उसको। उसकी वैसे भी इतनी दुर्गति हो चुकी है कि 1 साल तो उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में लग जाएगा। कार्तिक ने फिर डमरू को कहा, बस्ती के रेनोवेशन के बारे में तुमने क्या सोचा है? डमरू ने पूछा, बस्ती के रेनोवेशन से तुम्हारा मतलब टूटे हुए घर दोबारा बनवाने से है? कार्तिक ने जवाब दिया, अरे यार इतनी जल्दी भूल गए तुम। कहा तो था तुम्हें कि हमारी बस्ती प्राइम लोकेशन पर है। उसे एक शानदार शॉपिंग मार्केट और घूमने की जगह की तरह डेवलप करना है। ऊपर लोगों का रेजिडेंस रहेगा, नीचे हैपनिंग दुकानें, खाने पीने के आउटलेट्स और घूमने के लिए पार्क। दिल्ली में कनॉट प्लेस नाम का एक एरिया है, इसे उसी तरीके से डेवलप करेंगे। खूबसूरत गलियारे, पार्किंग स्पेस, सब कुछ होना चाहिए कि लोग स्पेशल पटना से यहाँ घूमने और शॉपिंग करने आए। कंपनी का फाइनेंस मैनेजर अभी भी वहीं खड़ा था। कार्तिक की बात सुनकर उसने कहा, सर ये मुमकिन कैसे होगा? उसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए और कंपनी की फाइनेंशियल हालात इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है। कार्तिक ने फाइनेंस मैनेजर की बात को सुनकर डमरू से कहा, तुम बताओ क्या तुम इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें अपनी तरफ से 100 करोड़ दूंगा। इस अमाउंट को कंपनी के स्टार्टिंग कैपिटल की तरह तुम अपनी सूझबूझ और समझदारी से इस्तेमाल करना। कार्तिक की बात पर फाइनेंस मैनेजर हैरान होकर कार्तिक को देख रहा था कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक झटके में इस तरह करना कोई छोटी बात नहीं थी। वहां पर खड़े सारे लोग बड़े हैरान थे।
डमरू ने भी बड़ी हैरानी से पूछा, 100 करोड़? कार्तिक, मुझे तो ये तक नहीं पता कि 100 करोड़ में कितने जीरो आते हैं। मैं इतना बड़ा अमाउंट कैसे संभालूंगा? कैसे इतनी बड़ी टाउनशिप खड़ी करूंगा? कार्तिक ने उसे समझाया, अकेले नहीं करना है, एक्सपर्ट लोगों को हायर करना है, उनके साथ टीम की तरह काम करना है। और तुम्हारे पास तो इस कंपनी में पहले से ही एक एक्सपीरियंस्ड टीम है। डमरू, मेहनत और समझदारी से क्या नहीं हो सकता। और फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब चाहो मुझे फोन कर सकते हो। हम कभी भी कोई भी मैटर कॉन्फ्रेंस कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। कार्तिक की बात पर डमरू सोच में पड़ गया। उसको चुप देखकर कार्तिक ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, डमरू यानी मिस्टर शिव कुमार, अब आप उस बस्ती में रहने वाले एक साधारण से आदमी नहीं रहे, इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हो गए हो। तुमको अपना विजन इसी तरह से एक्सटेंड करना होगा। जो चीजें नहीं आती उनको मेहनत से, लगन से सीखो। खुद के और घर के बाकी बच्चों के भविष्य के लिए तुमको आगे बढ़कर ये सब करना ही होगा मेरे भाई। इतना घबराना क्यों? कुछ नुकसान भी हो गया तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिना झिझक मुझसे कभी भी पैसे मांग सकते हो। तुम्हारी मदद करने में मुझे जरा भी परेशानी नहीं होगी। कार्तिक की इस बात पर डमरू चौंक गया। उसने एकदम से कार्तिक को कहा, मैं इतना भी नकारा नहीं हूँ कार्तिक। तुमने इतने विश्वास से मेरे कंधों पर इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी डाली है। मैं अपनी वर्थ प्रूव करके दिखाऊंगा। मुझे तुमसे और पैसा नहीं चाहिए। 100 करोड़ भी मेरी सोच से बहुत ज्यादा है। अब पैसा नहीं, बस मुझे थोड़ा समय दो। मैं धीरे धीरे करके चीजों को सीख लूंगा। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा। जल्दीबाजी में कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी ने इतना तो मुझे सिखाया है कि पहले बेसिक सीखना और अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, तब जाकर बाहर किसी बिजनेस में हाथ डालना चाहिए। डमरू की इस बात पर कार्तिक सरप्राइज रह गया। डमरू ने अभी बहुत समझदारी की बात की थी। जितना बेवकूफ वो डमरू को समझ रहा था, डमरू उतना बेवकूफ है नहीं। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए डमरू को कहा, तो मिस्टर शिव कुमार, तो ये बात तय रही कि अब से आप इस कंपनी को संभालेंगे, काम को सीखेंगे और जब काम ठीक से आपके समझ में आ जाएगा तो उस बस्ती को एक शानदार हैंगआउट प्लेस में कन्वर्ट करेंगे। डमरू ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक और डमरू ने उसके बाद कंपनी में कुछ मीटिंग बुलवाई। कंपनी की फर्दर वर्किंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए। इन्हीं सब में शाम हो गई। कार्तिक ने घड़ी देखी और डमरू को कहा, अब घर चलते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उनके लिए आज फिर से बढ़िया सा खाना पैक कराकर लेके जाएंगे। ऑफिस में सब वाइंड अप करके दोनों घर की तरफ निकले। रास्ते से उन दोनों ने बच्चों के लिए बहुत सारा खाना पैक करवाया। घर पर बच्चे उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। कार्तिक ने जूही को फोन करके कह दिया था कि वो खाना ना बनाए। खाना कार्तिक बाहर से लेकर आ रहा है। जब वो लोग घर पहुंचे तो बच्चे बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उनके नसीब में ऐसा खाना आने लगा था। उन बच्चों के लिए इस वक्त यही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। घर में घुसते ही बच्चों ने कार्तिक और डमरू को घेर लिया। कार्तिक ने बच्चों से कहा, बच्चा पार्टी, पहले सब अच्छे से हाथ मुंह धोकर आओ, तब खाने को हाथ लगाना। पर बच्चे इतने बेसब्र हो रहे थे कि कार्तिक के लाए पैकेट उसके हाथ से छीनने लगे। जूही ने तेज आवाज में उन्हें डांटा। सहम कर सारे बच्चे वहीं रुक गए। चाहे उस घर में कार्तिक और डमरू सबसे बड़े थे, पर बच्चों में जूही का खौफ उन दोनों से ज्यादा था। 16 साल की उम्र में ही जूही उनकी बड़ी दीदी कम, माँ ज्यादा थी। जूही के डांटने पर सब सिर झुकाकर चुपचाप हाथ मुंह धोने चले गए। जूही ने कार्तिक और डमरू के हाथ से पैकेट लिए और खाना टेबल पर लगाने लगे। उसने कार्तिक को बताया, भाई बस्ती वाले आए थे, आपकी तारीफें करते थक नहीं रहे थे। आपने तो 5 गुना पैसा देकर उनकी जिंदगी बदल दी है। अब तो उस भगवान दास की कंपनी भी आपने खरीद ली है ना? हाँ, अब उस कंपनी का मालिक अपना डमरू है, यानी अपने शिव कुमार जी। अब उस कंपनी को यही चलाएंगे। कार्तिक की इस बात पर जूही को एकदम से शॉक लगा। उसने बहुत हैरानी से डमरू को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कार्तिक को कहा,
आपने इन भाई साहब को जेंटलमैन तो बना दिया, पर मुझे तो नहीं लगता कि इनके पास इतनी बुद्धि है कि इतनी बड़ी कंपनी चला पाएंगे। डमरू और जूही सालों से साथ थे। उन दोनों में जितना प्यार था, सगे भाई बहनों की तरह लड़ते भी खूब थे। डमरू ने आगे बढ़कर जूही की चोटी खींचते हुए कहा, हाँ दादी, बस एक तू ही समझदार है दुनिया में, बाकी तो सब बेवकूफ भरे पड़े। जूही कार्तिक की तरफ देखकर चीखती हुई बोली, कार्तिक भाई बचाओ मुझे इस राक्षस से। और मैं कह दे रही हूँ, बेकार पैसा लगा रहे हो आप इसके ऊपर, कंपनी को डुबो देगा ये। जूही की इस बात पर डमरू ने उसके बाल और तेज खींचे। जूही जैसे ही दर्द से चिल्लाई, कार्तिक ने उठकर जूही को डमरू से छुड़ाते हुए कहा, उस भगवान दास की कृपा से कंपनी पहले ही डूबी हुई है, हमारे शिव कुमार तो उसे कामयाब बना कर दिखाएंगे। अब तुम भी बकवक बंद करो, जल्दी से खाना लगाओ, हम सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। कार्तिक की बात पर डमरू ने कहा, और सिर्फ कंपनी नहीं चलाऊंगा, इस पूरी बस्ती की काया पलट कर दूंगा, ऐसी टाउनशिप बनाऊंगा कि पूरे पटना में किसी ने देखी नहीं होगी। जूही ने डमरू को चढ़ाते हुए कहा, ओहो, सपने देखो मुंगेरी लाल के, कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसे हवा में बन जाएगी टाउनशिप। कार्तिक ने जूही को टोकते हुए कहा, बात करो ना, कितना लड़ोगे। और जूही, तुम्हें हमारे शिव कुमार की कैपेबिलिटीज पर यकीन करना चाहिए। आज तुम इसे ऑफिस में काम करते देखती तब तुम्हें पता चलता। जैसे भोलेराम ये दिखते हैं वैसे है नहीं, हमारे शिव कुमार बहुत इंटेलिजेंट है, और मुझे तो आज इस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। कार्तिक के ऐसा कहने पर डमरू सीधा खड़ा होकर गला खरखराता हुआ अपने शर्ट का कॉलर ठीक करने लगा और जूही को बोला, बेवकूफ लोगों को सब अपनी तरह ही नजर आते हैं। डमरू की बात पर कार्तिक के साथ बाकी सारे बच्चे हंसने लगे। कार्तिक ने कहा, बस अब बहुत हो गया, चलो अब सब खाना खाओ। खाना खाते हुए जूही को जैसे कुछ याद आया, उसने कार्तिक से पूछा, भाई आपने ये कंपनी डमरू भाई को चलाने को तो दी, यानी आप जा रहे हो ना, आप यहाँ फिर कभी नहीं आओगे? कार्तिक ने उससे कहा, किसने कहा कि कभी नहीं आऊंगा, मैं जल्दी जल्दी आता जाता रहूंगा। मेरे भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम बाकी है और सारा बिजनेस भी दिल्ली में है, मैं परमानेंटली यहाँ तो नहीं रह सकता, लेकिन इस बार आने में 3 साल नहीं लगाऊंगा, इसलिए फिक्र मत कर, तू जब चाहे मुझे फोन कर लेना, और मन करे तो दिल्ली आ जाना, पर पहले अभी अपने 12th के एग्जाम पर कंसंट्रेट कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरा एडमिशन भी वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो। पता भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत, वहाँ पर 95% से नीचे वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। कार्तिक की बात जूही के लिए इतनी शॉकिंग थी कि खाना उसके गले में अटक गया, वो बुरी तरह खांसने लगी। कार्तिक ने उसे फटाफट पानी दिया और कहा, अचानक क्या हुआ? जूही ने हैरानी से कहा, 95%? इतने तो मेरे फरिश्तों के बस की नहीं है। कार्तिक ने उसे कहा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो लाने पड़ेंगे, रात दिन सब कुछ भूलकर अब बस पढ़ाई पर ध्यान दे, घर के सारे काम नौकर संभाल लेंगे, मैं जाने से पहले सारा अरेंजमेंट करके जाऊंगा, तेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी, तुझे सब कुछ भूलकर अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। जूही को ये कहते कहते कार्तिक की नजर घड़ी पर गई। 8 बज गए थे। उसे याद आया कि उसे तो स्कूल की रियूनियन में जाना था। कार्तिक फटाफट तैयार हुआ और कैब बुक की। डमरू ने उसे टोका, तुम्हारी इतनी सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, कैब क्यों बुक कर रहे हो? कार्तिक ने डमरू से कहा, स्कूल रियूनियन में मैं हाई प्रोफाइल नहीं दिखना चाहता, एक सिंपल इंसान की तरह जाना चाहता हूँ, जैसा पहले मैं उनके बीच में रहता था। ऐसा ना हो कि उनको लगे कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। डमरू ने उससे कहा, अजीब बात करते हो, बल्कि तुमको तो चाहिए तुम रॉयल किंग की तरह जाओ। अरे ये वही बेहुदा लड़के लड़कियां हैं जो तुम्हें स्कूल में नीचा दिखाते थे। आज तुमको मौका मिला है और तुम वो मौका छोड़ रहे हो। तुमको तो कार्तिक मित्तल रिच की तरह जाना चाहिए, ताकि सब तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमे। कार्तिक डमरू की बात पर हंस दिया और बोला, बस यही तो मैं नहीं चाहता भाई। कार्तिक की बुक कराई हुई कैब आ गई थी। कार्तिक अब कैब में जाने लगा तो उसके बॉडीगार्ड्स तेजी से आ गए। कार्तिक ने उन सबको मना करते हुए कहा, मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। मैगी ने आगे आकर कहा, सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको इस तरह अकेले नहीं जाने दे सकते, ये आपके लिए सेफ नहीं है। कार्तिक ने मैगी को कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत चिंता है मेरी,
पर मैं अपने स्कूल टाइम के दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बॉडीगार्ड्स के साथ देखा जाऊंगा तो अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ कोई ना जाए, अच्छा रहे। कहकर कार्तिक कैब में बैठकर चला गया। कार्तिक के जाते ही मैगी ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, गाड़ी निकालो, कार्तिक सर की गाड़ी के पीछे रखेंगे और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ताकि कार्तिक सर को पता ना चले। डमरू ने मैगी से पूछा, तुमको कार्तिक से डर नहीं लगता? उसे पता चलेगा तो हो सकता है वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे। मैगी ने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, कार्तिक सर अगर मुझे नौकरी से निकाल देंगे ना, तब भी मैं मरते दम तक उनकी हिफाजत करूंगी। कहकर मैगी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गाड़ी में बैठकर कार्तिक के पीछे चली गई। मैगी का खानदान कार्तिक के परिवार के लिए 7 पुश्तों से यही काम करता आ रहा था। मैगी के खून में वफादारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके लिए उसकी जिंदगी का मकसद इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। कार्तिक रियूनियन पार्टी के वेन्यू पर पहुंच गया था। कार्तिक ने जब हॉल में एंटर किया तो बहुत सी निगाहें उसकी तरफ उठी। फिर उसके बाद एकदम से जो हुआ उसकी उम्मीद तो कार्तिक को भी नहीं थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो सौरभ के साथ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एपिसोड 86। कार्तिक जब स्टूडेंट रियूनियन पार्टी के वेन्यू पर पहुंचा तो बहुत लेट हो चुका था। कैब से उतरकर जब एंट्रेंस की तरफ बढ़ा तो रिद्धिमा बाहर खड़ी थी। रिद्धिमा की नजर कभी घड़ी पर जाती और कभी गेट पर। जैसे ही उसने कार्तिक को आते देखा वो तेजी से उसकी तरफ आई और एकदम से उसके गले लग गई। कार्तिक को ऐसा होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो हैरान रह गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स अंदर पार्टी हॉल में थे और अभी भी कुछ लोग इधर उधर बाहर घूम रहे थे। उन सब लोगों ने देखा कि किस तरह रिद्धिमा किसी बहुत हैंडसम लड़के के, जो बहुत रिच भी लगता है, उसके गले लगी हुई है। रिद्धिमा के इस बिहेव से कार्तिक खुद शॉक्ड था। वो कुछ रिएक्ट करता इससे पहले ही रिद्धिमा ने उसके कान में धीरे से कहा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज इन सब स्टूडेंट्स को जमकर चलाएंगे। बचपन में हमारा मजाक उड़ाते थे ना, आज हम इन सब के मजे लेंगे। रिद्धिमा की बात पर कार्तिक मुस्कुरा दिया। अभी तक वो घबरा रहा था कि रिद्धिमा ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि उसके दिल में रिद्धिमा के लिए कुछ ऐसा था भी नहीं। उसके लिए वो सिर्फ एक पुरानी दोस्त के जैसी थी। उसने रिद्धिमा को कहा, ये कुछ ज्यादा बचकाना आइडिया नहीं है। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, इसमें बचकाने वाली क्या बात है, लाइफ कभी कभी तो स्कोर सेटल करने का मौका देती है, ऐसा मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। तभी किसी ने रिद्धिमा को आवाज दी। उसने कार्तिक से कहा, तुम चलो मैं आती हूँ, आज तो पार्टी में खूब जमकर मस्ती करेंगे। कार्तिक ने उसे थंब अप किया और पार्टी हॉल की तरफ चल दिया। पार्टी हॉल में एंटर करते ही वैभव तेजी से उसकी तरफ बढ़ के आया। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो काफी देर से कार्तिक का इंतजार कर रहा था। ये वही वैभव था जो कार शोरूम में सेल्समैन की जॉब करता है। कार्तिक जब डमरू के लिए कार खरीदने गया था तब वैभव ने ही उसे कार दिखाई थी। वैभव उसका सिटी बैंक का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड देखकर समझ गया था कि कार्तिक बहुत बिग शॉट रिची रिच हो चुका है। उसी ने तो कार्तिक को स्टूडेंट रियूनियन के बारे में बताया था और आने के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया था। कार्तिक की अमीरी देखकर अब वो कार्तिक से अपनी क्लोजनेस बढ़ाना चाहता था ताकि फ्यूचर में उसको भी कार्तिक से फायदा पहुंच सके। उसने कार्तिक के पास आकर कहा, हेलो कार्तिक, शुक्र है तुम आ गए यार, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम इतना लेट हो गए हो कि मुझे लगा कि तुम आओगे नहीं। कार्तिक वैभव को कुछ जवाब देता इससे पहले ही कुछ और लड़के लड़कियां भी उसकी तरफ आ गए। अब इतना हैंडसम लड़का पार्टी में आया हो जिसने लाखों का बिजनेस सूट पहना हो, सबकी नजर उसकी तरफ उठनी ही थी। एक लड़की ने वैभव से पूछा, कौन है ये, पहचाना नहीं इसे हमने? वैभव ने बताया, अरे ये अपना दोस्त कार्तिक, कार्तिक मित्तल, हमारे साथ ही तो पढ़ता था, भूल गए तुम लोग? वहाँ खड़े लड़के लड़कियों को जैसे कोई सदमा लग गया। शॉक्ड स्टेट में सारे हैरानी से कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। पूरा पार्टी हॉल भरा हुआ था। कार्तिक के आने की बात सब जगह जंगल की आग की तरह फैल गई। कार्तिक मित्तल, जो कभी कचरा उठाने वाले के यहाँ रहता था, वो पार्टी में आया है।
उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं, बहुत हैंडसम हो गया है। सुना है उसके पास बहुत दौलत आ गई है। जितने मुंह उतनी बातें। हर तरफ कार्तिक का ही चर्चा था। बहुत सी लड़कियां उस वक्त अपने आप को बहुत हीरोइन समझती थी और अभी भी उनका एटीट्यूड वैसा ही था। उनमें से एक ने बिना पलटे का, अरे कहीं से मांगकर पहन लिए होंगे महंगे कपड़े, अचानक से कोई थोड़ी इतना रिच हो जाएगा। तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों से इंप्रेस होने लगते हो। लड़कों की तो आदत होती है उधार मांगकर शो ऑफ करने की। उसके पास खड़ी लड़की ने कहा, अरे विपाशा पलट कर देख तो सही, कुछ तो हुआ है यार, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। विपाशा ने बिना पलटे कहा, अरे तुम ही देख लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं। इतना बदल गया तो जरूर कोई 2 नंबर के धंधे करने वालों के साथ बैठता होगा, वहीं से कुछ अरेंज किया होगा। मेरी नकली अमीरों में कोई दिलचस्पी नहीं। विपाशा के ये कहने पर उसकी सहेली ने जबरदस्ती उसका मुंह कार्तिक की तरफ घुमा दिया। विपाशा ने जब कार्तिक को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। स्कूल के सब लड़के लड़कियां इस वक्त कार्तिक को घेर कर खड़े थे। कार्तिक के लिए ये सब बहुत अनकंफर्टेबल था। ये लोग जो रात दिन उसका मजाक उड़ाते थे, अब सब अजीब नजरों से उसको देख रहे थे। कोई शक कर रहा था तो कोई चापलूसी कर रहा था, कोई इज्जत की नजर से देख रहा था तो कोई अब भी उसके लिए आंखों में डिस्गस्टिंग लुक लिए हुए था कि कार्तिक इतना पैसे वाला कैसे हो सकता है। कार्तिक के एक क्लासमेट ने तो उसे डायरेक्टली कह दिया, यार कार्तिक तुम इतने हैंडसम दिखते हो, हमें पता नहीं था। उसके साथ खड़ी लड़की ने कहा, ये पहले पहनते ही गंदे कपड़े था, इस पर किसी की नजर नहीं गई, इसलिए आज साफ सुथरे कपड़ों में खड़ा है तो पता चल रहा है, यार ये तो वाकई गुड लुकिंग है। उन्हीं में से एक लड़की रूबी थी जो कार्तिक को तब भी पसंद करती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर तो ये हमेशा से ही है, मुझे तो तब भी उतना ही हैंडसम लगता था जितना अब लग रहा है। कपड़ों से कोई हीरे की चमक थोड़ी बदलती है। कार्तिक ने उसे मुस्कुराकर ध्यान से देखा और पहली बार ऐसा हुआ कि कार्तिक ब्लश कर गया। कार्तिक इस समय टॉक ऑफ द टाउन हो चुका था। हर किसी की दिलचस्पी यही जानने में थी कि अचानक कार्तिक के पास इतना पैसा कहां से आ गया। तभी पार्टी में फिर से हलचल हुई। पार्टी हॉल में रिद्धिमा की एंट्री हुई। पार्टी के सारे लड़के लड़कियों की अटेंशन अभी तक कार्तिक पर थी, पर अब पार्टी के सारे लड़के रिद्धिमा को हैरानी से देख रहे थे। वो इतनी जबरदस्त चेंज हो चुकी थी कि स्कूल टाइम में तन्मय क्लास मॉनिटर भी रहा था। उसको शुरू से ही सब पर रौब जमाने की आदत थी। वो बहुत रिच फैमिली से था, बल्कि ये कहना चाहिए कि उस इलाके की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता था। और अब जब सब उसे छोड़कर कार्तिक के आगे पीछे घूम रहे थे, उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इस पार्टी को थ्रो करने की एक और वजह थी, और वो वजह थी रिद्धिमा। तन्मय ने थोड़े दिन पहले ही वहाँ एक लोकल फैशन शो के रैंप वॉक पर रिद्धिमा को देखा था। वो खुद भी बुरी तरह से शॉक्ड हुआ था कि रिद्धिमा इतनी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई। रिद्धिमा ने भी तब उसको वहाँ पर बहुत फुटेज दिया था। रिद्धिमा जानती थी कि वो बहुत पैसे वाला है। उसने ये पार्टी भी रिद्धिमा को इम्प्रेस करने के लिए ही दी थी। पर अब जब रिद्धिमा के पास कार्तिक की ऑफर आ गई थी, रिद्धिमा उसे इग्नोर कर रही थी। तन्मय ने इतनी बड़ी पार्टी ये सोचकर दी थी कि रिद्धिमा जब उसके आगे पीछे घूमेगी तब सबको दिखा सकेगा कि इतनी खूबसूरत लड़की उस पर जान दे रही है। पर रिद्धिमा तो आते ही कार्तिक के पास चली गई। तन्मय कुछ देर तक तो ये सब होता देखता रहा, फिर उठकर कार्तिक के पास आया और बोला, हेलो कार्तिक, वेलकम टू माय पार्टी। मुझे पता नहीं था कि तुम भी आने वाले हो। ये पार्टी मैंने ही दी है। वैसे तो ये पार्टी सारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो तुम्हें जिसने भी इनवाइट किया है कोई इशू नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ आए। मैं तो तुम्हें देखकर पहचान ही नहीं पाया था, काफी बदल गए हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई लॉटरी लग गई है तुम्हारे हाथ। कहाँ वो भिखारियों वाला लुक और कहाँ ये मिस्टर रिची रिच टाइप कपड़े। कार्तिक ने उसे देखा और पहचानने की कोशिश की। उसे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। तन्मय की इंसल्टिंग टोन सबने नोट कर ली थी।
सिचुएशन टेंस होने लगी तो वैभव बीच बचाव करने के लिए गरज से बोला। सिचुएशन थोड़ी खराब सी होने लगी तो वैभव बीच बचाव करने की गरज से बोला, कार्तिक तुमने पहचाना नहीं, ये तन्मय है, हमारा क्लास मॉनिटर हुआ करता था, भूल गए तुम? कार्तिक ने पलटकर तन्मय की तरफ देखा और हैरानी से कहा, ओह आई एम सॉरी तन्मय, मैं तो तुम्हें यार पहचान ही नहीं पाया। तुम तो मोटापे में हाथी को भी मात करते थे, तुम्हारा तो गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तुमने भी कहीं से स्पेशल किसी मशीन में जाकर अपना दोबारा रिमेक करवाया है क्या? जितनी इंसल्टिंग टोन में तन्मय ने कार्तिक को कहा था, उतना ही कार्तिक ने उसे वापस पकड़ा दिया। कार्तिक के इस तरह कहने पर तन्मय को तो सहन ही नहीं हुआ। इतनी बदतमीजी से आज तक उससे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। किसी की इंसल्ट करना कार्तिक का नेचर था नहीं, और शुरुआत अभी तन्मय ने की थी और कार्तिक को पुराना सब कुछ याद आ गया था। स्कूल टाइम में कार्तिक की इंसल्ट करने वालों में सबसे आगे तन्मय ही रहा करता था, बल्कि वो और लड़कों को भी भड़काता था कि वो कार्तिक को नीचा दिखाए। तन्मय कुछ जवाब देता उससे पहले ही पार्टी हॉल में एक अनाउंसमेंट हुई और सारे लोग सरप्राइज होकर अनाउंसर की तरफ देखने लगे। क्या देखने लगे जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ ओनली ऑन पॉकेट FM 02 हीरो। एपिसोड 87। स्कूल की रियूनियन पार्टी थी। कार्तिक का स्कूलमेट तन्मय, जो बहुत रिच था, शुरू से ही कार्तिक को नीचा दिखाया करता था। आज भी उसने यही किया। इस बार कार्तिक ने उसे पलटकर करारा जवाब दिया। उनके बीच में टेंशन बढ़ती देख रिद्धिमा स्टेज पर गई और डीजे से माइक लेकर कपल डांस का अनाउंसमेंट कर दिया। सारे बहुत सरप्राइज होकर रिद्धिमा की तरफ देखने लगे। दरअसल बहुत सारे लड़के लड़कियों के आपस में अफेयर्स थे। कुछ अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ लाए थे और कुछ लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड्स भी इनवाइट किए थे। ये उन सब के लिए एक बहुत बढ़िया मौका था अपनी अपनी केमिस्ट्री फ्लॉन्ट करने का। और रिद्धिमा ने भी अनाउंसमेंट एक मकसद से ही की थी। अनाउंसमेंट के बाद रिद्धिमा बड़ी अदा से चलती हुई कार्तिक और तन्मय की तरफ आई। तन्मय 100% श्योर था कि वो डांस पार्टनर उसे ही चुनने वाली है। वो भी रिद्धिमा की तरफ बढ़ा, पर रिद्धिमा उसे क्रॉस करती हुई कार्तिक के पास आई और कार्तिक को बोली, May I have the honor to dance with you? कार्तिक ने उसे मुस्कुराकर पूछा, तुम तो यार बहुत बदल गई हो। चुप चुप रहने वाली लड़की में अब तो गजब का कॉन्फिडेंस आ चुका है। सब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे और तुम तो अलग ही स्वैग में हो। रिद्धिमा ने बहुत इतराते हुए कार्तिक को कहा, इस मेकओवर के लिए मैंने कितनी मेहनत की है ये तो मैं ही जानती हूँ। अब जब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है तो फायदा उठाना तो बनता है ना बड़ी। कार्तिक और रिद्धिमा बहुत धीरे बात कर रहे थे। तन्मय के साथ बाकी लड़के भी बहुत सरप्राइज थे कार्तिक और रिद्धिमा को इस तरह साथ देखकर। वैभव को भी उन्हें इतना क्लोज देखकर दिक्कत हो रही थी। इसलिए नहीं कि उसे रिद्धिमा में कोई इंटरेस्ट था, बल्कि वो तो ये सोचकर आया था कि कार्तिक से अपनी नजदीकियां सबको दिखाएगा, सब पर इम्प्रेशन पड़ेगा कि इतने बिलियनियर का वो क्लोज फ्रेंड है और फ्यूचर में उसको इसका फायदा जरूर होगा। पर यहाँ तो कार्तिक रिद्धिमा के साथ लगा हुआ था। वैभव को ध्यान आया कि कार्तिक और रिद्धिमा सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे बल्कि डेस्कमेट भी थे, इसलिए वो शायद एक दूसरे के इतना क्लोज हैं। उधर तन्मय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अचानक तेजी से चलता हुआ कार्तिक और रिद्धिमा के पास आया और उसने जोर से कहा, डांस तो बाद में होता रहेगा, पहले पार्टी के रूल्स फॉलो करने जरूरी है और यहाँ सब जानते हैं कि पार्टी का रूल क्या है। कार्तिक कुछ बोलता है, इससे पहले रिद्धिमा ने तन्मय से पूछा, ऐसा कौन सा रूल है जो पहले फॉलो होना जरूरी है? तन्मय ने जवाब दिया, तुम पहली बार रियूनियन पार्टी अटेंड कर रहे हो क्या? तुमको नहीं पता कि जो भी पार्टी में सबसे लेट आता है उसको 3 गिलास वाइन एज अ पनिशमेंट पीनी पड़ती है, और क्योंकि कार्तिक पार्टी में सबसे लेट आया है तो उसको रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। कहने के साथ ही तन्मय ने बार काउंटर से वाइन की बोतल ली और 3 ग्लासों में लबालब वाइन भर दी। तन्मय के मन में इस वक्त कार्तिक के लिए बहुत नफरत उमड़ रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कल का भिखारी लड़का आज इतना पैसे वाला हो गया कि सब उसके पीछे आगे घूम रहे हैं।
और रिद्धिमा का उसके आगे पीछे घूमना तो तन्मय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कार्तिक को नीचा दिखाने के लिए तन्मय झूठ बोल रहा था। 3 गिलास वाइन की बात थी ही नहीं, 3 गिलास बियर की बात थी। उसने बार काउंटर से इशारे से व्हाइट वाइन की बोतल ली और व्हाइट वाइन के 3 गिलास अगर कार्तिक पीता है तो उसकी तबीयत खराब होना कंफर्म था। तन्मय जानबूझकर कार्तिक को ह्यूमिलिएट करने के लिए सारा तमाशा कर रहा था। कार्तिक अभी शांत खड़ा हुआ था, पर रिद्धिमा गुस्से में आग बबूला होकर तन्मय से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? 3 गिलास व्हाइट वाइन पिएगा कार्तिक? तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, साफ बोलो। तन्मय ने रिद्धिमा को इग्नोर करते हुए कार्तिक से कहा, चुप क्यों खड़े हो कार्तिक? तुम बोलो क्या इरादा है? नहीं पीनी तो खुद मना करो ना, लड़कियों के पीछे क्यों छुप रहे? लड़कों को भी इस तरह के उकसावे में मजा आ रहा था। बहुत तेजी से वहां पर लड़के लड़कियों ने चारों तरफ घेरा बना लिया। कुछ लोग कार्तिक को प्रोवोक करते हुए कहने लगे, कम ऑन कार्तिक, प्रूव इट, यू आर अ मैन कार्तिक। 3 गिलास वाइन तो बहुत छोटी बात है यार, पी जा। रिद्धिमा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिस लड़के ने अभी कार्तिक को वाइन पीने के लिए कहा था कि प्रूव इट, यू आर अ मैन कार्तिक, रिद्धिमा उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली, फर्स्ट यू बिकम अ मैन। तेरे में इतना दम है तो ऐसा कर, पहले तू 3 गिलास पी के दिखा। उस लड़की ने उतनी ही बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, मैं थोड़ी पार्टी में लेट आया हूँ जो पी के दिखाऊं, जो लेट आया उसको पीनी पड़ेगी। खाली पेट 3 गिलास वाइन पीना सेहत के साथ खिलवाड़ करना था। फिर भी वहां पर सब इसको प्रेस्टीज इश्यू बनाने लगे थे और कार्तिक को प्रोवोक कर रहे थे। कार्तिक ने आगे बढ़ते हुए कहा, रूल्स की नॉलेज मैं भी रखता हूँ माय डियर। रूल्स तो ये भी है कि लास्ट आने वाले को जो चैलेंज करता है उसको हाफ अमाउंट ऑफ वाइन खुद पीनी पड़ती है। मैं तो 6 गिलास भी पी सकता हूँ, इसलिए एज पर रूल 3 गिलास वाइन तुमको भी पीनी पड़ेगी। कार्तिक ने बार टेंडर की तरफ देखकर कहा, 6 गिलास व्हाइट वाइन लाओ, 6 गिलास मैं पी लूंगा और 3 तन्मय को पीनी है। कार्तिक के ये कहते ही सारा क्राउड चीयर अप करने लग गया। लड़कियां कार्तिक की साइड लेते हुए बोली, एग्जैक्टली यही तो रूल है, हम कैसे भूल गए थे। कम ऑन तन्मय, तुम 3 गिलास पियो। फिर कार्तिक 6 गिलास पिएगा। अब तो तन्मय की शक्ल देखने वाली हो गई थी। सिचुएशन अब उसके हाथ से निकल गई थी। अपनी चाल उल्टी पड़ते देख तन्मय ने फौरन बात का पासा पलटा और कहा, अरे यार मैं तो पार्टी में जान लाने के लिए सब कर रहा था, देखा ना सारा क्राउड कितना मस्ती में आ गया है। सच में थोड़ी तुमको वाइन पीने को कहा था। छोड़ो ना, ये सब मजाक था, भूल जाओ। अरे आओ चलो सब लोग डांस फ्लोर पर चलते हैं। बिना किसी की तरफ देखे तन्मय ने डीजे को म्यूजिक चालू करने का इशारा किया। डांस फ्लोर की तरफ बढ़कर सबको डांस करने के लिए एनकरेज करने लगा। कार्तिक उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। कार्तिक जानता था कि खाली पेट 3 गिलास वाइन पीना तो तन्मय के बस की बात भी नहीं है। सारे लड़के लड़कियां मस्ती में डांस करने लगे। रिद्धिमा ने कपल डांस की बात की थी तो सब कपल डांस कर रहे थे। रिद्धिमा ने कार्तिक को डांस के लिए पूछा, पर कार्तिक ने उसे रुकने के लिए कहा। वो अभी भी बार काउंटर पर बैठा पुराने दोस्तों से बात कर रहा था। थोड़ी ही देर में पार्टी में डिनर के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई। तन्मय अभी भी इस फिराक में था कि किसी न किसी तरीके से कार्तिक को नीचा दिखाया जाए। अभी अभी कार्तिक ने जिस तरीके से पासा पलटा था वो अंदर अंदर चोट खाए सांप की तरफ बिलबिला रहा था। तन्मय ने जब देखा कि रिद्धिमा अकेली खड़ी है तो वो उसके पास गया और बोला, यार रिद्धिमा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा YouTube चैनल है। मैं तुमको सपोर्ट करता। खैर अब से तुमको वीडियोस बनाने के लिए जितने पैसे की जरूरत हो, जो भी सेटअप चाहिए मुझे बताना, मैं सब स्पॉन्सर कर दूंगा। बल्कि हम इसका पेड प्रमोशन भी करवाएंगे ताकि तुम्हारा YouTube चैनल बहुत फेमस हो जाए। तुम अब बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, तुमको सेलिब्रिटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। रिद्धिमा सरप्राइज होकर तन्मय को देख रही थी। आसपास खड़ी लड़कियां उससे भी ज्यादा सरप्राइज थीं कि अचानक तन्मय रिद्धिमा पर इतना पैसा खर्च क्यों करना चाहता है। तन्मय ने अपनी तरफ से तो बहुत स्टाइल मारा था। उसको लग रहा था कि इस तरह वो अपना स्टेटस फ्लॉन्ट करके सबको इम्प्रेस कर रहा है और कार्तिक को नीचा दिखा रहा है। कार्तिक को उसकी इस बचकानी हरकत पर हंसी आ रही थी। तन्मय कार्तिक को देख भी ऐसे रहा था कि जैसे जता रहा हो कि देख, मैंने इस लड़की पर पैसे खर्च किया तो अब ये लड़की मेरी हो जाएगी। कार्तिक अभी भी मुस्कुराता हुआ अपने दोस्तों से बातें कर रहा था।
उसने तन्मय की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। रिद्धिमा ने ही पलटकर तन्मय से कहा, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस यूट्यूब चैनल में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। रिद्धिमा के कहते ही सारे लड़के लड़कियां चौंक गए। तन्मय का मुंह तो देखने वाला हो गया। रिद्धिमा ने स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर दिया। तन्मय ने सरप्राइज होकर रिद्धिमा से पूछा, अरे पर क्यों? ये तो बहुत बढ़िया आइडिया था अपना टैलेंट शोकेस करने का। इसके बहाने लोगों को पता चलता कि तुम कितनी बढ़िया डांसर और सिंगर हो। हम मिलकर चैनल को प्रमोट करेंगे तो तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन सकती हो। रिद्धिमा ने तन्मय को कहा, पर यूट्यूब चैनल में काम करके मैं किसी मूवी स्टार जितनी बड़ी सेलिब्रिटी कभी नहीं बन पाऊंगी। मुझे हमेशा से फिल्मों में काम करना था। मुझे एक एंटरटेनमेंट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है और अब मैं दिल्ली जा रही हूँ, उन्हीं के लिए काम करूंगी। तन्मय कुछ रिएक्ट करता इससे पहले ही आसपास खड़ी सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो गई। उन्होंने रिद्धिमा से सवालों की झड़ी लगा दी। अरे तुम एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? किसकी एंटरटेनमेंट कंपनी? मुंबई जा रही हो कि दिल्ली? यार तुम तो बहुत फेमस हो जाओगी, हमें भूल मत जाना है ना। तभी किसी लड़की ने कहा, अरे ये एंटरटेनमेंट कंपनियां बहुत एक्सप्लॉयटेशन करती है, देख लेना पता नहीं कैसी सर्विसेज तुमको देनी पड़े उन लोगों को खुश करने के लिए। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना किसी को खुश करने के लिए। एक तो मैं टैलेंटेड हूँ, इसलिए मुझे किसी दूसरे फिगर की जरूरत नहीं है, और दूसरा मैं जिस कंपनी में जा रही हूँ वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल कंपनी है। उसमें बहुत हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। उसका बॉस पता है कौन है? सबने बहुत हैरानी से पूछा, कौन है? रिद्धिमा ने कहा, अपना कार्तिक। और कौन? और जब मेरा दोस्त कार्तिक उस कंपनी का बॉस है तो किसकी हिम्मत कि मुझे एक्सप्लॉइट करने की भी सोचे। वहां खड़े सारे लोगों को जैसे सदमा लग गया। कार्तिक ने भी अपना सिर पकड़ लिया कि ये लड़की कितना ज्यादा बोलती है। वो तो अपने आप को लो प्रोफाइल रखना चाहता था, इसलिए नहीं बताना चाहता था कि वो इतना बड़ा आदमी है। और यहाँ रिद्धिमा की जवान तो रुक ही नहीं रही थी। अब सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कार्तिक था। सबने कार्तिक को घेर लिया। कार्तिक से पूछने के लिए सबके पास अब 1000 सवाल थे। उन लोगों के लिए ये यकीन कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि कल का भिखारी कार्तिक आज इतना बड़ा बिजनेस टाइकून कार्तिक मित्तल हो गया है, जिसकी अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है। तन्मय ने कार्तिक को इंसल्ट करने के इंटेंशन से सबके बीच में जोर से बोलते हुए कहा, रिद्धिमा तुम्हारा दिमाग चल गया है। एंटरटेनमेंट कंपनी यूं ही हवा में नहीं खुल जाती। इसका कोई बाप दादा यशराज चोपड़ा के खानदान में पैदा नहीं हुआ है जो इसको कंपनी विरासत में मिल जाए और उस एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस ये बन बैठेगा। लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी एस्टैब्लिश करने में, और इसने इतनी सी एज में एंटरटेनमेंट कंपनी खड़ी कर ली बिना पैसे और बिना कनेक्शंस के। अरे इम्पॉसिबल है यार। फेंको उतनी जितनी सामने वाला यकीन कर सके। ऐसी बकवास पर तो कोई बेवकूफ यकीन करता होगा। तन्मय का साथ देते हुए एक लड़के ने कहा, वही तो हम सोचें कि रातों रात को इतना अमीर थोड़ी हो सकता है। जरूर इसको अपनी गरीबी पर शर्म आती होगी और इसीलिए ये किसी के कपड़े मांग कर लाया है। एक और लड़का बोला, चलो मांग कर कपड़े पहनने तक तो ठीक था, पर अब इतना बड़ा झूठ खुद को अमीर दिखाने के लिए बोलना है एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस हूँ, यार ये तो बेवकूफी है। लड़कियां भी रिद्धिमा और कार्तिक की क्लोजनेस देखकर चिढ़ रही थी। इन सब बातों पर एक लड़की बोली, देखो तो ये रिद्धिमा भी झूठ में कैसे इसका साथ दे रही है। ये दोनों खुद को अमीर दिखाने के लिए मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। कार्तिक को अब गुस्सा आने लगा था। कार्तिक अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया था, पर कार्तिक के रिएक्ट करने से पहले ही पार्टी हॉल में किसी ने एंटर किया और उसने कुछ ऐसा कहा कि वहां का माहौल ही बदल गया। पार्टी हॉल में किसने एंटर किया जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ 1 2 का 4 ओनली ऑन पॉकेट FM। एपिसोड 88। रिद्धिमा ने जब पार्टी में सबको बताया कि वो कार्तिक की एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करने दिल्ली जा रही है तो किसी ने यकीन नहीं किया। सारे स्टूडेंट्स कार्तिक और रिद्धिमा का मजाक उड़ाने लगे। तन्मय की बदतमीजी बढ़ने लगी तो कार्तिक को भी गुस्सा आ गया। कार्तिक उसकी बात का जवाब देने ही वाला था, तभी वैभव ने पार्टी हॉल में एंटर किया।
वैभव किसी काम से पार्टी हॉल के बाहर गया था। वो जब लौटा तो उसने देखा कि सब लोग मिलकर कार्तिक और रिद्धिमा का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो सारे लोग कार्तिक को अभी भी गरीब समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि कार्तिक ने महंगे कपड़े पहने हुए हैं और वो झूठा शो ऑफ कर रहा है। ये सब देखकर वैभव ने सबको गुस्सा दिखाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इस तरह के इल्जाम लगाते हुए। कार्तिक झूठ नहीं बोल रहा, कार्तिक बिलियनियर है सच में। भीड़ में से एक लड़का बोला, ऐसा कैसा बिलियनियर है जो टैक्सी से पार्टी में आया है? इसके पास अपनी कार खरीदने तक के पैसे नहीं है। मैंने देखा था बाहर टैक्सी से उतरते हुए इसे। और यहाँ पर रिद्धिमा फेंक रही है कि कार्तिक की कोई एंटरटेनमेंट कंपनी हुई है। हम लोग अभी तक चुप थे, क्या ही मजाक उड़ाना, पुराना साथी है। पर इसकी भी फेंकने की हद हो रही है। अब तो असली औकात इसे दिखानी पड़ेगी ना। वैभव ने उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए कहा, औकात की बात मत कर। तुझे अंदाजा भी नहीं है कार्तिक के पास कितना पैसा है और खड़े खड़े इस होटल को खरीद सकता है। सिटी बैंक का प्रीमियम गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है उसके पास। तुम्हारे जैसे चिरकुट को तो ये भी नहीं पता होगा कि गोल्ड मेंबरशिप कार्ड के लिए अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस रखना पड़ता है। और रही बात कार की, तो कार्तिक ने एक दिन पहले मेरे शोरूम से 4 करोड़ की लैंड रोवर खरीदी है। वैभव को मौका मिल गया था कि कार्तिक को ये दिखाए कि वो कार्तिक के लिए कितना लॉयल है। वो कार्तिक के लिए सबसे लड़ सकता है। उसको पता था कि अगर वो कार्तिक की गुड बुक्स में आ गया तो फ्यूचर में उसको इस बात का बहुत फायदा मिल सकता है। वैभव की बात सुनकर सारे जैसे शॉक रह गए। सब हैरानी से आपस में बातें करने लगे कि क्या ये सच हो सकता है। भला कार्तिक के पास इतना पैसा कहां से आ गया। तन्मय ने वैभव का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस ड्रामे में साथ देने के लिए कार्तिक ने कितने पैसे दिए हैं तुमको? लैंड रोवर खरीदने की औकात नहीं है कार्तिक की। तुम भी रिद्धिमा और कार्तिक के नाटक में साथ दे रहे हो। मोटिव क्या है तुम तीनों का? तुम्हारे जैसे लोग सारी जिंदगी हम अमीरों की नकल करने में ही गुजार देते हैं। कार्तिक का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर था। कार्तिक ने तन्मय को हेड ऑन लेते हुए कहा, तो तुम ही बता दो, तुम्हारी नजर में अमीरी का डेफिनेशन क्या है? तन्मय ने हंसते हुए कहा, ये भाड़े के सूट से कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ है जिससे पता चलता है कि आदमी कितना क्लासी है। तन्मय ने अपने हाथ की घड़ी उतारी और टेबल पर रखते हुए कहा, इस घड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है। फिर अपने हाथ से डायमंड रिंग निकाली जिसमें सॉलिटेयर लगा हुआ था और बोला, इसकी कीमत बताऊंगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और अंगूठी की बात छोड़ो, तुम्हारा स्टैंडर्ड तो मेरे जूतों की कीमत जितना भी नहीं है। कार्तिक को अब तन्मय पर गुस्सा नहीं, हंसी आ रही थी। जिन चीजों की कीमत का तन्मय शो ऑफ कर रहा था वो कार्तिक के लिए चिल्लर से भी कम था। कार्तिक ने हंसते हुए अपनी घड़ी उतारी और टेबल पर रखी और कहा, ये 50 लाख की, और मेरे जूतों की कीमत तो तुम पूछो ही मत, वरना तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा। और रही एक चंदी सी अंगूठी, तो जेवर पहनने का शौक मुझे नहीं है, वरना इस जैसी अंगूठियां मेरे यहाँ स्टाफ को बांटी जाती हैं। तन्मय ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा सब माल नकली है और मेरा ऑथेंटिक। तुम जरूर चोर बाजार से रेप्लिका खरीद कर लाए हो। तुम्हारे पास कहां से आएगी ये लाखों की घड़ी और जूते? टैक्सी में घूमकर खुद को बिलियनियर दिखा रहे हो। मेरे पास पता है कौन सी कार है, पूरे इलाके में इकलौती है। लैम्बोर्गिनी है मेरे पास, लैम्बोर्गिनी। तुमने तो आज तक जिंदगी में देखी तक नहीं होगी। उसने चाबी निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा। कार्तिक जोर से हंस पड़ा। कार्तिक अपनी बुगाटी लेकर आया नहीं था, पर चाबी उसके पास थी। उसने टेबल पर बुगाटी की चाबी रखते हुए कहा, बुगाटी वेरॉन। इससे महंगी कार इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वरना वो होती मेरे पास। बाकी मुझे अब तुम्हारे घटिया खेल में मजा नहीं आ रहा। ये चिल्ली अमीरों वाला शो ऑफ करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोगों को जो मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। अब मैं इस ड्रामेबाजी का पार्ट नहीं बनने वाला। वैभव ने कार्तिक को सपोर्ट करते हुए कहा, कार्तिक तुम्हें फालतू में इन छोटे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी इनको बताया कि तुम्हारे पास सिटी बैंक का गोल्ड प्रीमियम कार्ड है, फिर भी ऐसे ड्रामा कर रहे हैं। यूजलेस पीपल। तन्मय ने वैभव का
कॉलर पकड़ते हुए कहा, छोटे लोग कैसे बोल रहा है तू? और कौन से कार्ड की बात कर रहा है? नकली कार्ड फ्रॉड करके कोई खुद को सिटी बैंक का मेंबर दिखा लेगा क्या? कार्तिक ने लंबी सांस ली और जेब से कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। कार्तिक ने तन्मय को चैलेंज करते हुए कहा कि स्वाइप इट एंड चेक। अभी पता चल जाएगा कि कार्ड असली है या नकली, और ऑनलाइन ये चेक कर लेना कि ये कार्ड मिनिमम कितने अमाउंट होल्डर को इशू किया जाता है। शायद तुम्हारे दिल को ठंडक पड़ जाए और तुम तमीज से बात कर, क्योंकि तुमने अगर और मुंह खोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। और कुछ भी है, हो तो पुराने दिनों के स्कूल के साथी। मैं झगड़ना नहीं चाहता, वरना इतनी बकवास करने पर तो मैं यही नक्शा बिगाड़ देता। कार्तिक का एटीट्यूड देखकर इस बार तन्मय सकपक आ गया। उसने चुपचाप कार्ड उठाया और उसकी डिटेल चेक करने लगा। कार्ड डिटेल्स जब सामने आई, उसके बाद तो पूरे हॉल का नजारा ही बदल गया। तन्मय की आंखों के आगे तो अंधेरा छाने लगा। ये उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था। तन्मय ने बौखलाहट में कहा, पर ये सच कैसे हो सकता है? 3 साल में कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है? कोई बैंक भी लूटा हो तब भी इतना पैसा पॉसिबल नहीं है। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अब तुम अपना दिमाग चलाते रहो कि मैं इतना रिच कैसे होगा। तुम्हें और एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है। कार्तिक ने एक लीडर की तरह ताली बजाते हुए बाकी स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा, क्योंकि मैं ये पहली स्टूडेंट रियूनियन पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, इसलिए आपका सारा एक्सपेंस मैं बियर करूंगा। होटल का बिल भी मैं दूंगा। आपको जितनी पीनी है पियो, जो खाना है खुलकर खाओ, और ये पार्टी हॉल पूरी रात के लिए अपना ही समझो। तुम लोगों के लिए आज सब कुछ फ्री है। पार्टी ऑल नाइट फ्रेंड्स, बिल इज ऑन मी। कार्तिक ने उसके बाद वहां खड़े वेटर को कहा कि वो होटल के मैनेजर को बुलाकर लाए। कुछ ही देर में मैनेजर वहां आया। जैसे ही मैनेजर ने कार्तिक को देखा, वो ठिठक कर रुक गया। उसे याद आया कि अरे ये तो वही है जिसने उस दिन रियल एस्टेट किंग भगवान दास मेहरा की बुरी हालत कर दी थी और बच्चों के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक भी करवाया था। उस दिन कार्तिक के साथ कितने सारे बॉडीगार्ड्स थे, वो सब याद करके उसको झुरझुरी आ गई। उसको ये भी याद आ गया कि कार्तिक तो मल्टी बिलियनियर है। कार्तिक को पहचानते ही जो उसके फेस पर रिएक्शन आए, फिर तो बस कमाल हो गया। वो बहुत एक्साइटेड होकर कार्तिक का वेलकम करते हुए कहने लगा, सर हमारे होटल की खुशकिस्मती है, आप फिर से यहाँ आए हैं। आप जैसे सुपर प्रेस्टिजियस गेस्ट के यहाँ आने से तो हमारे होटल में 4 चांद लग गए सर। मैनेजर का रिएक्शन देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इस बार तो रिद्धिमा का सिर भी चकराने लग गया। कार्तिक का ऑरा सबके लिए मिस्टीरियस होता जा रहा था। कार्तिक इतना सुपर रिच है, इसका आइडिया तो रिद्धिमा को भी नहीं था। मैनेजर तो कार्तिक के आगे बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे घुटनों पर बैठकर हर हुक्म मानने को तैयार हो। फ्री की पार्टी मिलने पर सारे लोग कार्तिक को अप्रिशिएट करते हुए कार्तिक के नाम पर चीयर्स करके शोर मचाने लगे। सिटी के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मैनेजर कार्तिक को खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार था और वो खुद भाग भाग कर इंतजाम देखने लगा। मैनेजर के रिएक्शन से तो अब सब समझ चुके थे कि कार्तिक झूठ नहीं बोल रहा। कार्तिक ने जो वाइन की बोतलें सबको अभी सर्व करवाई थी, उनकी कीमतें भी लाखों में थी। कार्तिक पानी की तरह पैसा पार्टी में बहा रहा था। अपनी बात को सच होता देख वैभव तो इतना ही रहा था। रिद्धिमा भी अब अलग ही कॉन्फिडेंस के लेवल पर थी। उसने तन्मय को पॉइंट आउट करते हुए कहा, कुछ लोगों के पास जरा बहुत पैसा होता है, वो खुद को 30 मार का समझने लगते हैं। कुएं के इन मेंढकों ने दुनिया तो देखी नहीं होती। इनको आइडिया नहीं होता कि दुनिया में इनसे ऊपर भी एक से बढ़ के एक लोग बैठे हुए हैं। कार्तिक की असलियत जानने के बाद अब हर कोई उसकी गुड बुक्स में आना चाहता था। एक लड़का जिसके फादर वहां के एमएलए थे, उसने आकर कार्तिक को कहा, यार कार्तिक, तुम्हारा घर तो उस पुरानी बस्ती में था ना, जिसको भगवान दास मेहरा की कंपनी डेमोलिश करने पर तुली हुई है। मैंने इंटरनेट पर न्यूज देखी थी। यार वो आदमी बहुत घटिया है, बल्कि कहना चाहिए कि यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। वहां के लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहा है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, वो बस्ती के लोगों को लूट रहा था। लोगों के घर की बहुत कम कीमत देकर उनसे उनके घर छीनने की फिराक में था। बल्कि उसने तो बहुत सारे लोगों के जबरदस्ती साइन भी करवा लिए। उस लड़के ने कार्तिक को कहा, मैं अपने पापा से बात करता हूँ, तुम्हारा घर भी तो वही है ना, मैं ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करवा दूंगा। भगवान दास पर किसी और का बस चले ना चले, मेरे पापा के आगे उसकी कोई औकात नहीं है। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, अब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। उस लड़के ने सरप्राइज होते हुए कहा, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है? अरे मैंने कल ही देखा था, बस्ती वालों ने भगवान दास के ऑफिस के आगे तोड़फोड़ मचा रखी थी। उससे पंगा लेकर बचना आसान नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा है वो। तुम सब लोगों को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तुमने? कार्तिक ने बहुत कैजुअली जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसकी कंपनी खरीद ली, अब उसके हाथों में कुछ नहीं है, वो तो खुद भिखारी हो चुका है। लोगों के हाथ में गिलास थे और मोदी की तरफ से हमको डिस्काउंट प्राइसेस में घर अवेलेबल हो जाएंगे ना। उसके ये कहते ही कुछ और लड़के लड़कियां भी बोलने लगे। हाँ कार्तिक, हम लोग भी मकान चेंज करना चाहते हैं। अभी तक भगवान दास की मोनोपोली थी यार रियल एस्टेट में, लूट रहा था लोगों को और मुंह मांगे दाम ले रहा था। अच्छी लोकेलिटी पर तो घर मिलते ही नहीं थे। अब क्योंकि तुम रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हो, अब तो हमको अच्छी जगह पर सही प्राइस में घर दिलवा ही दोगे। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने दोस्तों की हेल्प नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? तुम लोग कंपनी के ऑफिस आ जाना और बात करना, सब कुछ हो जाएगा। कार्तिक जब बाकी लड़के लड़कियों से ये सब कुछ कह रहा था तो वैभव के दिमाग में एक प्लान बहुत तेजी से घूम रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सौरभ के साथ जीरो टू हीरो, ओनली ऑन पॉकेट FM। एपिसोड 89। जब से वैभव को पता चला था कि कार्तिक मल्टी बिलियनियर है, वो लगातार कार्तिक के आसपास बना हुआ था। जब स्कूल के सारे लड़के लड़कियां कार्तिक से कुछ ना कुछ फेवर मांग रहे थे, वो चुपचाप ही खड़ा था। सब अपनी बात खत्म करके चले गए। तब उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। दरअसल मैं जिस कार के शोरूम में सेल्समैन का जॉब करता हूँ, वहाँ मैं अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्या तुम मुझे अपनी रियल एस्टेट कंपनी में जॉब दे सकते हो? कार्तिक ने उससे पूछा, तुम्हें वहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? वैभव ने कहा, दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर वहाँ ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है, सैलरी भी बहुत कम है। परिवार की जिम्मेदारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, इतनी सी सैलरी में गुजारा नहीं हो सकता। कार्तिक ने वैभव को कहा, तुम वहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करते हो ना? ऐसा करो, तुम मेरी रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर आ जाओ। मेरे ख्याल से ये जॉब तुमको सूट भी करेगा। कार्तिक की बात सुनकर वैभव का चेहरा खिल गया। कारों का हो या मकानों का, सेल्स एंड मार्केटिंग के बेसिक रूल्स हर जगह सेम होते हैं। उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली थी। प्रॉपर्टी का काम सीखने और मैनेज करने में उसको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली थी। पर अभी भी उसे एक बात को लेकर डाउट था। उसने बहुत झिझकते हुए कार्तिक से कहा, थैंक यू सो मच कार्तिक, ये सेल्स मैनेजर का जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, पर यार मुझे सैलरी क्या मिलेगी? मेरे लिए मनी इस वक्त बहुत बड़ा इशू है। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और कहा, 50,000 पर मंथ फिक्स सैलरी, उसके साथ तुम्हारा सेल्स कमीशन अलग से होगा। ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? कार्तिक की ऑफर पर वैभव चौंक गया। एज अ सेल्समैन उसको बस 20,000 रुपए मिलते थे। कार्तिक ने उसे सीधा 50,000 रुपए की जॉब ऑफर कर दी थी, सेल्स कमीशन अलग से। उसने आगे बढ़कर कार्तिक का हाथ थाम लिया और बहुत इमोशनल होते हुए बोला, थैंक यू यार कार्तिक, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, तुमको अपने डिसीजन पर कभी अफसोस नहीं होने दूंगा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो और तुम जब चाहो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। आसपास खड़े बहुत से लड़के लड़कियां उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अब तो सबको ये लगने लगा था कि कार्तिक के थ्रू वो लोग भी कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां कार्तिक को घेर कर खड़े हो गए।
और अपने अपने प्रोफाइल बताने लगे। वो कार्तिक से इस तरह टाइम मांग रहे थे जैसे कार्तिक ने कोई प्लेसमेंट एजेंसी खोल रखी हो। थोड़ी देर कार्तिक उन सब की बातें सुनता रहा। उसके बाद कार्तिक को कहना ही पड़ा कि उसकी रियल एस्टेट कंपनी में अब जॉब्स फुल हो गई हैं। फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं है। फ्यूचर में कभी कोई वैकेंसी निकलेगी तो वो उन लोगों को जरूर बताएगा। कुछ लड़कियां तो कार्तिक के आसपास मंडराती हुई उसके बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी फ्लर्टिंग से इस चक्कर में थी कि कार्तिक उन पर ध्यान दे और उनकी भी किस्मत बदल जाए। रिद्धिमा ये सब होते देख बहुत मुस्कुरा रही थी। रिद्धिमा को अंदर ही अंदर इस बात पर प्राउड फील हो रहा था कि कार्तिक उसके क्लोज है। अपनी ब्यूटी को लेकर रिद्धिमा इतनी कॉन्फिडेंट थी। उसके होते हुए कार्तिक इन जैसी लड़कियों की तरफ तो देखेगा भी नहीं। रिद्धिमा का दिमाग भी अब उल्टी तरफ चल रहा था। वो सोचने लगी कि अगर कार्तिक के साथ वो कोई लव एंगल क्रिएट कर पाए तो कल को उसकी बाकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। वहां बैठी बैठी वो अपने फ्यूचर के लिए सपने देखने लगी। रिद्धिमा को जब हल्का नशा भी हो गया था, कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखती हुई वो बुदबुदाई, कार्तिक इतना हैंडसम है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, हम दोनों की जोड़ी। कार्तिक ने मैगी की तरफ देखा। ये मैगी है, मेरी बॉडीगार्ड। रिद्धिमा एकदम शॉक रह गई। उसके मुंह से एकदम से निकला, बॉडीगार्ड? रियली? उतने ही शौक में आसपास की 4 गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कोई 10-12 लड़के बाहर निकले और सब के सब बॉडी बिल्डर, लंबे चौड़े गुंडे टाइप थे। सबके हाथ में शराब की बोतलें भी थी। साफ दिखाई दे रहा था कि उन सब लोगों ने बहुत पी रखी है। उन्होंने कार मैगी के कार के पास रोकी। वो सब कार से उतरकर मैगी को ऐसे घूरने लगे जैसे आंखों ही आंखों से खा जाएंगे। मैगी ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो लोग जोर जोर से हंसते हुए मैगी को छेड़ने लगे और घटिया बातों पर उतर आए। उनमें से एक ने कहा, ये तो गजब माल है यार। दूसरे ने मैगी की फिगर पर घटिया कमेंट किया। तीसरे लड़के ने मैगी को देखकर वाहियात इशारा किया और सीटी बजाई। अचानक से वहां का माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो गया। जो लड़के लड़कियां कार्तिक के आसपास खड़े थे वो ये सब देखकर बेहद हैरान थे। उनमें से एक ने कार्तिक से कहा, यार कार्तिक, ये लोग उसको परेशान कर रहे हैं, मना करो उनको। कार्तिक ने उस लड़के को कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराता रहा। वहीं पर तन्मय भी खड़ा था। जब से मैगी आई थी तन्मय लगातार मैगी को घूर रहा था। सुंदर लड़कियां उसकी कमजोरी थी और मैगी जितनी सुंदर लड़की तो उसने लाइफ में कभी देखी ही नहीं। कार्तिक ने अभी जिस तरह से तन्मय को नीचा दिखाया था वो वैसे भी बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। वो अभी भी मौका ढूंढ रहा था कार्तिक को नीचा दिखाने का, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कार्तिक से डायरेक्ट पंगा लेने की। जब वो लड़के मैगी को तंग कर रहे थे तो उसे लगा कि यही सही मौका है हीरो बनने का। कार्तिक ने जब आगे बढ़कर उन गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं की तो उसे मौका मिल गया। तन्मय आगे बढ़ा और गुंडों पर चिल्लाते हुए बोला, क्या चाहिए तुम लोगों को? क्यों परेशान कर रहे हो लड़की को? इज्जतदार लोगों की जगह है ये, तुम्हारे जैसे लोग कैसे घुसे यहाँ? मैं भी होटल की सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। दरअसल पार्टी खत्म होते होते रात के 2:30 बज चुके थे। होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी उस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मेन गेट पर सिर्फ एक गार्ड था, वो भी उन गुंडों को देखकर सक पकाया सक चुपचाप खड़ा था। तन्मय के चिल्लाने पर उन आवारा लड़कों में से एक ने जवाब दिया, क्यों बाप है तो इसका? मिर्ची लग रही है तेरे को? पर ज्यादा बकवास की तो यही सारी इज्जत झाड़ दूंगा। आया बड़ा इज्जतदार लोगों की औलाद। कहते हुए वो लड़का तन्मय की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देख तन्मय घबरा गया, पर अभी अगर वो चुप रह जाता तो सारे स्टूडेंट्स के आगे उसकी बेइज्जती हो जाती। इसलिए वो हिम्मत करके और तेज चिल्लाया, अभी से बात करो, वहीं रुक जाओ। अगर हाथ भी लगाया मुझे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। उस लड़के ने तन्मय की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या बुरा होगा बे? क्या करेगा तू? तेरी मौत आई है जो तू हमसे पंगा ले रहा है।
कहते हुए वो तेजी से तन्मय की तरफ बढ़ा। तन्मय घबराकर पीछे हटता हुआ बोला, हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे साथ होगा क्या। यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज मेरे पापा का है। यहाँ के सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस वाले मेरे पापा के इशारे पर नाचते हैं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। तन्मय की बात पर वो सारे आवारा लड़के हंसने लगे और बोले, जेल का डर किसको दिखा रहा है, हमारा तो रोज का काम है जेल के अंदर बाहर होना। और बड़े बाप की औलाद, ये अपने कनेक्शंस और अपने पैसे का रौब किसी और को दिखा। तेरी भलाई इसी में है कि पीछे हट जा। आज तो इस लड़की को हम लेकर जाएंगे, रोजाना थोड़ी मिलती है ऐसी खूबसूरत लड़की, और तू जो बीच में आया फोड़ कर रख देंगे। ये तो रिद्धिमा को पहले मैगी से जलन हो रही थी, वो उससे ज्यादा खूबसूरत है, पर इस समय उसको मैगी की फिक्र उठी। उसने कार्तिक से कहा, कुछ करो कार्तिक, वरना ये लोग उसको ले जाएंगे। वैभव ने भी आगे बढ़कर कार्तिक को बोला, हम सब लोग इनका मुकाबला करते हैं, हम इतने सारे लोग हैं, ये मुश्किल से 10-12 लोग हैं, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। कार्तिक अब भी उनकी बात पर शांत खड़ा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पर खड़ा हर सदमा तो उन लोगों को आज तक लगा ही नहीं था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ, यानी सौरभ के साथ जीरो टू हीरो, ओनली ऑन पॉकेट FM। एपिसोड 90। होटल के बाहर वो गुंडे मैगी को छेड़ रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत टेंस्ड हो गया था। कार्तिक चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर सब कंफ्यूज थे। तन्मय हीरो बनने के चक्कर में उन लड़कों से उलझ पड़ा। जब उनमें से एक गुंडे ने तन्मय को धमकाया तब तन्मय अपने रईस पापा का रौब दिखाने लगा। वो गुंडा तन्मय के एटीट्यूड से चिढ़कर उसको मारने आगे बढ़ा। तन्मय पहले तो घबराया, उसे लगा कि अगर वो इस समय पीछे हट गया तो मैगी के सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी। वो चौड़ा होकर आगे बढ़ा और बोला, वहीं रुक जा, वरना तू बहुत पछताएगा। तू जानता नहीं है मैं किस फैमिली। अभी उसकी बात पूरी हुई नहीं थी कि उस गुंडे ने तन्मय को इतनी तेज थप्पड़ मारा वो दूर जाकर गिरा। उसका होठ फट गया, नाक से खून आने लगा। तन्मय के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आए जैसे उसको बहुत बड़ा सदमा लगा हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उस पर हाथ भी उठा सकता है। आज तक वो अपने पापा के नाम की बदौलत हर जगह प्रिविलेज्ड रहा है। आज पहली बार किसी ने उस पर इस तरह हाथ उठाकर उसकी बेइज्जती की थी। तन्मय को इस वक्त अपनी इमेज की ज्यादा चिंता थी। वो अपने मुंह का खून पोंछते हुए फिर चिल्लाया, तुमको पता नहीं है मेरे पास कितना पैसा है। आज की डेट में पैसा देकर किसी का भी खून करवाया जा सकता है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जिंदा हरा दूंगा। इस बात पर वो गुंडा बिल्कुल ही बिगड़ गया। उसने कपड़ों में से एक लंबा सा चाकू निकाला और तन्मय की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मेरा खून करवाएगा तू? फिर तो आज पहले तेरा ही खून हो जाना चाहिए। जब उसने चाकू निकाला तो बहुत सारी लड़कियों के डर के मारे चीख निकल गई। वहां खड़े लड़के तो और भी ज्यादा घबरा गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उस गुंडे को रोक सके। उसके हाथ में चाकू देखकर अब तन्मय की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। उसका बात करने का टोन फौरन बदल गया। वो गिड़गिड़ाता हुआ बोला, बड़े भाई आप खामखा तैश में आ गए, मैं तो बस यूं ही कह दिया था, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो भाई। तन्मय के फौरन इस तरह एकदम भीगे बिल्ली बन जाने पर कार्तिक जोर से हंस पड़ा। कार्तिक के आसपास खड़े सब कार्तिक की इस तरह कार्तिक ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। उन गुंडों ने भी रिद्धिमा की बात सुन ली कि रिद्धिमा कार्तिक को मैगी के साथ भागने के लिए कह रही है। उनमें से एक ने कार्तिक को चैलेंज करते हुए बोला, अबे तो ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है? वाह बेटा, सही लड़की सेट कर रखी है तूने, पर अब ये हुई हमारी। तू चुपचाप पतली गली से कट ले, क्योंकि अगर तूने इस लड़की की तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना तो तेरी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। उन सब गुंडों ने अब अपने कपड़ों से चाकू बाहर निकाल लिए थे। उन चाकुओं को हवा में लहराकर उन्होंने लड़के लड़कियों को पीछे हटने को बोला।
अब तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। कार्तिक ने हंसते हुए उन्हें कहा, यार तुम लोग डायलॉग बहुत बड़े बड़े मार रहे हो। और क्या है ना, इस बकवास से अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब तुमको चुप तो कराना पड़ेगा। कार्तिक ने मैगी की तरफ देखकर कहा, मैगी लगता है तुमको भी मजा आ रहा। तुम इनका ये बकवास एंटरटेनमेंट चैनल चलने दे रही हो? बंद करो यार, सिर दर्द होने लग गया। सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैगी बड़े आराम से वहां खड़ी है, कार्तिक मुस्कुराकर इस तरह की बात कर रहा है, जबकि वहां खड़े और लोगों की डर के मारे जान निकल रही है। कार्तिक ने जब मैगी को उन लोगों को चुप कराने का इशारा किया तो मैगी ने मुस्कुराते हुए कार्तिक की तरफ देखकर थम्स अप किया और वो उन लोगों की तरफ बढ़ी तो सारे लड़के लड़कियों की जान जैसे हलक में आ गई। रिद्धिमा की तो लगभग चीख ही निकल गई थी और उसने बोला, माय गॉड कार्तिक, तुम ये क्या कर रहे हो? रोको उसे, तुम्हें मैगी को बचाना चाहिए, उल्टा तुम उसे उन लोगों के पास भेज रहे हो। वैभव ने भी परेशान होकर कार्तिक को बोला, कार्तिक ये सही नहीं है, हम उन्हें उसे ले जाने नहीं दे सकते। ये लोग बहुत घटिया है कार्तिक, पता नहीं उसको क्या हाल करेंगे। हम सबको मिलकर उसे रोकना चाहिए। उधर मैगी को अपनी तरफ आता देख उन गुंडों की आंखें चमकने लगी। उनमें से एक आगे बढ़कर मैगी को बोला, समझदार लड़की हो, खुद ही हमारे पास आ रही हो। वैसे तुम इस जैसे डरपोक लड़के के साथ आज तक कर क्या रही थी? ब्यूटीफुल, तुमको हमारे जैसे मैचो मैन की जरूरत है। हमको देखते ही इनकी हवा टाइट हो गई, खुद ही तुमको हमारे पास भेज दिया। उस आदमी ने आगे बढ़ते हुए मैगी का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसके अगले ही पल जैसे कोई बिजली चमकी, एक साथ खूब सारी धूमधाम हाय मर गया ओ जैसी आवाजें आनी शुरू हो गई। 1 मिनट के अंदर मैगी ने उसका हाथ तोड़ दिया था। उसके दांत टूटे हुए बाहर पड़े थे, मुंह से, नाक से, सिर से खून बह रहा था और वो जमीन पर पड़ा दर्द से बुरी तरह चीख रहा था। सब तरफ जैसे पिन ड्रॉप्स आए। स्कूल के सारे स्टूडेंट दोनों आंखें मल रहे थे। बार बार वो कहीं नशे में तो नहीं। उस गुंडे के साथियों को भी लगा कि कहीं वो लोग नशे में हैं। जो कुछ भी उन्होंने देखा, क्या वो सच है? सबसे पहले वैभव की आवाज आई, ओह माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ वुमन शी इज। सब लोग हैरानी और सदमे से बस मैगी को ताक रहे थे। जो आदमी जमीन पर पड़ा था बहुत मुश्किल से बोलने की हालत में आया। उसने लगभग रोते हुए अपने लोगों से कहा, अरे क्या हो, मारो इस लड़की को। लोग क्या कहेंगे, हम एक लड़की से मार खाएंगे। उसकी बात सुनकर बाकी गुंडों को जैसे होश आया और वो लोग तेजी से मैगी की तरफ बढ़े। इतने सारे लोग जब लंबे लंबे चाकू लहराते हुए मैगी की तरफ बढ़े तो भीड़ में खड़ी लड़कियों की चीखें निकल गई। कितनी लड़कियों ने तो अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उन सबको लगा कि वो लोग अब मैगी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक गुंडे को मारना अलग बात थी, पर इतने सारे गुंडों से लड़ना, वो भी जिनके हाथ में ऐसे लंबे चाकू हो, ये इम्पॉसिबल था। रिद्धिमा बुरी तरह फ्रीक आउट होकर कार्तिक को झिझोड़ने लगी, कार्तिक, कार्तिक उसे बचाओ, वो लोग उसको जान से मार देंगे। कार्तिक के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही एक बार फिर धूमधाम तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रिद्धिमा ने देखा तो फिर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वो इस तरह देख रही थी जैसे आंखें चेहरे से निकलकर बाहर आ जाएंगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां खड़े हर शख्स का यही हाल था। वो 10 के 10 गुंडे जमीन पर पड़े बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। सबके मुंह टूट चुके थे। सब खून, वो सब भी ठीक करना था। उसने गाड़ी की सीट पर पीछे सिर टिकाया और वहां के हालातों के बारे